हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रिवीजन कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का, जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं फेब में। उसके लिए कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिया है फिजिक्स का, और ये अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो आप उसको मैटर बोल सकते हो या फिर रेडिएशन। मतलब दुनिया की जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, इस दुनिया में जो कुछ भी है जिससे ये पूरा यूनिवर्स मिलके बना हुआ है, उसमें किसी भी चीज़ को पकड़ोगे तो वो या तो मैटर होगा या फिर रेडिएशन होगा। हम इसको दो चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं। मैटर हर उन चीज़ों को आप बोल सकते हो जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जिसके पास वॉल्यूम होता है, मास और वॉल्यूम होता है, उसको आप मैटर बोल सकते हो। और जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन बेसिकली जितने उनके पास ना तो मास होता है ना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और ये जितने भी आपको वेव्स नज़र आते हैं ना, जितने भी हम वेव्स की बात करते हैं, वो सारे के सारे क्या है, आपके रेडिएशन है। ठीक है। मैटर का एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे हाथ में मैंने मार्कर पकड़ रखा है तो ये मैटर है, क्योंकि इसके पास मास है, ये कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर हो। जो सामने कैमरा लगा हुआ ये मैटर है, पंखा जो है वो मैटर है। जितनी भी चीज़ें जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है वो मैटर के अंडर आ जाएगा। खास बात यह है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। तो कई बार मैटर की जगह पे हम पार्टिकल्स वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स है, क्योंकि अल्टीमेटली छोटे लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। पर वेव्स जो है वो सारे के सारे रेडिएशन कहलाएंगे। मतलब रेडिएशन के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिसके पास ना तो मास होता है ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, पर फिर भी इस दुनिया में है। अभी के लिए एग्जांपल दो तो मैं लाइट की बात कर सकता हूँ। लाइट के पास मास नहीं होता और लाइट जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करता। अगर इस कमरे में लाइट है उसके बाद भी हम रह सकते हैं। ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं या मैटर होते हैं वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर घुसा लेते हैं। पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को घुसा नहीं सकता। एक जगह पे एक ही पार्टिकल रह सकता है, पर एक जगह पे एक बॉडी मतलब मैटर भी रह सकता है और उसके अंदर वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रेडिएशन को भी उसी जगह पे रख सकता है। तो रेडिएशन जगह नहीं लेता, लाइट जगह नहीं लेता, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेडिएशन। साउंड है, हीट है, ये सारा का सारा क्या है, रेडिएशन होता है। ओके, समझ गए। जो भी वेव्स है, ये वेव्स सारे के सारे क्या होते हैं, रेडिएशन होते हैं। तो अगर तो इस दुनिया में तुम कोई भी चीज़ पॉइंट करते हो कि बताओ ये क्या है, तो या तो वो मैटर होगा या तो वो रेडिएशन होगा, या तो वो एक वेव होगा या फिर वो पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो ये ऑब्जेक्ट या तो वेव है या तो पार्टिकल है, ऐसा बोल सकते हो आप। या फिर या तो ये रेडिएशन होगा या तो मैटर होगा। अब देखो, रेडिएशन या वेव होगा तो कंटिन्यूसली जो है वो आगे ट्रैवल करेगा। और पार्टिकल्स जो होंगे वो पार्टिकल्स को आप गिन सकते हो। पार्टिकल्स का मास होता है, और पार्टिकल्स का मास है तो इसका मतलब अगर वो स्पीड में है तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो हम मोमेंटम की भी बात कर सकते हैं, पार्टिकल्स की, मैटर की। रेडिएशन में रेडिएशन की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे रेडिएशन सारे के सारे वेव्स हैं, सॉरी, तो वेव्स का फ्रीक्वेंसी हो सकता है, वेवलेंथ हो सकता है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो किसकी है, रेडिएशन की है। तो कोई भी चीज़ मैटर है या रेडिएशन, ये एक सवाल रहता है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे लाइट की। तो बहुत साल पहले की बात है जब लाइट के बारे में लोगों से पूछा गया कि लाइट आखिर है क्या। लाइट ने लोगों को काफ़ी परेशान किया है, साइंटिस्ट को काफ़ी परेशान किया है, क्योंकि लाइट क्या है ये वो पता ही नहीं चलने देता है। राइट। बहुत टाइम से हम लाइट की थियरी पे काम कर रहे हैं। तो खैर, जो सबसे पहली थियरी थी वो न्यूटन की थियरी थी। आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखा होगा, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। न्यूटन मानता था कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पर उसके थियरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे और ये थियरी जो है वो सही साबित नहीं हुआ था। हाइगन एक साइंटिस्ट था जो पहला व्यक्ति था जिसने बोला था कि लाइट जो है वो एक वेव है, लेकिन उसने इसको लॉन्जिट्यूडनल वेव बोला था। लॉन्जिट्यूडनल वेव एक्चुअली में था नहीं, वो बाद में वो प्रूव हो गया। और हाइगन ने बोला था कि ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है, इसका मतलब वो एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की ज़रूरत है। पर इस पर भी सवाल खड़ा हुआ था कि स्पेस में तो कोई मीडियम है ही नहीं, तो फिर स्पेस में जो वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ से लाइट कैसे ट्रैवल करता है अगर ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो कुछ क्वेश्चंस इसके थियरी पे भी लगे थे। लेकिन ये पहला व्यक्ति था जिसने लाइट को रेडिएशन कहा था, वेव कहा था, ना कि पार्टिकल।
पर खैर इस थियरी में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी और फाइनली मैक्सवेल की थियरी आई और मैक्सवेल ने कहा कि लाइट एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो मैकेनिकल वेव नहीं होता, वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है। तो अब ये जो लाइट की गुत्थी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हुई, हाँ अपना मैक्सवेल ने इसका थियरी दिया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वेव है और वैक्यूम से ट्रैवल कर सकता है क्योंकि वो मैकेनिकल वेव नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये थियरी यहाँ तक इस्टेब्लिश हो चुकी थी। लेकिन खैर इतिहास को कुछ और ही मंजूर था और आगे क्या फ्यूचर में होने वाला था ये किसी ने नहीं सोचा था। अब हुआ क्या, 1887 ये वो साल है जहां पे 1887 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरिक हर्ट्ज। हर्ट्ज वही जिसका नाम आप यूज करते हो एज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये जो एक्सपेरिमेंट था उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। अब उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ, कुछ ऐसी चीज हुई कि जिसने उसका दिमाग हिलाकर रख दिया। और उसी का नहीं, जब ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सबके सामने आया तब उसने सबका दिमाग खराब करके रख दिया और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नए फिजिक्स का जन्म होने वाला था जिससे शायद वो साइंटिस्ट जो ये काम कर रहा था हर्ट्ज, वो भी अनजान था। 1887 में जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और इससे जो इफेक्ट, जो भी चीज़ें, जो फिनोमेना उसे नजर आया, उसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, हेनरिक हर्ट्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और कहाँ लोगों का दिमाग हिला और कहाँ लोगों को आंसर नहीं मिल रहा था और उस चीज़ ने आगे कैसे एक नए फिजिक्स को जन्म दिया, ये हम समझते हैं। हेनरिक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट देखो क्या किया था। एक मेटल का बॉडी लिया, एक मेटल का प्लेट लिया और इस मेटल के प्लेट पे जब लाइट डाला तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया लाइट की एनर्जी लेकर। अब ये अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं थी या फिर कोई नया चीज सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना नई बात नहीं थी, इसके पहले भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका था। ठीक है, कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाला था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा उससे, या फिर किसने इसको काफ़ी हीट किया था तो हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया था, इसको बोला जाता है थर्मियोनिक एमिशन। तो कई तरीके से एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से बाहर निकाला गया। एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन, अब वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दिया, हीट के फॉर्म में दिया। इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसको मिल जाता है तो वो मेटल प्लेट से बाहर आ जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ था कि मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। गड़बड़ कहाँ हुई थी वो देखो, और क्या ये चीज़ क्यों समझ नहीं आ रही थी वो देखो। देखो यहाँ पे लाइट डाला था उसने और लाइट डालने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया था, इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन का एमिशन लाइट द्वारा, लाइट को हम एज अ फोटो वर्ड यूज करते हैं। अब हुआ क्या देखो कि अगर सपोज करो मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करूं तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी अगर मैं विजिबल रेंज में देखूं, विजिबल रेंज में तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। अब आपको पता है यहाँ पे विबग्योर होता है, तो विबग्योर में आपका ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, ये पता है ना सब लोग को, 1 2 3 4 5 यार, विबग्योर, सॉरी बीच में येलो भी आएगा, येलो, ऑरेंज, ये सारे कलर्स ऑफ लाइट है अपने पास, इंडिगो और वॉयलेट। अब इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेड लाइट की होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट का होता है। धीरे धीरे जैसे आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी और वेवलेंथ कम होने लगेगा। तो फिलहाल हम वेवलेंथ को साइड में रखते हैं और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड लाइट का, फिर उससे ज़्यादा इसका ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट लाइट की। इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लाइट आपके पास होते हैं जिसको अल्ट्रावॉयलेट रेज बोला जाता है, अल्ट्रावॉयलेट लाइट बोलते हैं। और रेड से कम फ्रीक्वेंसी वाले को हम लोग इंफ्रारेड रे, उससे भी कम होता है। तो फिलहाल मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ विजिबल रेंज में रहते हैं क्योंकि ये लाइट्स आप देखते हो, बाकी लाइट्स आप देख नहीं पाते हो। अब हुआ क्या देखो, जैसे कि रेड लाइट इसके ऊपर डाला तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है बाहर आने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे इस मेटल प्लेट से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो उसे कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है। इस एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ये याद रखना,
वर्क फंक्शन मतलब क्या, मिनिमम एनर्जी जितना चाहिए होता है मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, वो आपका वर्क फंक्शन कहलाता है उस मेटल प्लेट का। तो अगर आप इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा। समझ गए चीज़, ये मिनिमम एनर्जी है, इससे ज़्यादा मिलेगा तो भी बाहर आएगा। अब हुआ क्या कि रेड लाइट यूज़ किया गया। रेड लाइट का जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डाला, मतलब थोड़ी सी इंटेंसिटी कम की थी हम लोगों ने, कम इंटेंसिटी डाला, 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल रहे थे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। हमने क्या किया, रेड लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हर सेकेंड उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तब भी नहीं निकला वो। हमने उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तब भी नहीं निकला। हमने उसको 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तब भी नहीं निकला। हमने उसको 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया रेड लाइट का, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। निकलने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। खैर ठीक है, हमको लगा नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्या पता इसमें से ना निकलता हो। फिर हमने ऑरेंज लाइट दिया। ऑरेंज लाइट का भी हम लोग ने लगभग मान लेके चलते हैं कि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का इसको मैंने एनर्जी दे दिया, तब भी वो बाहर नहीं निकला। लेकिन जब येलो लाइट लाया, तो येलो लाइट में जब इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, थोड़ी सी एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन फट से बाहर आ गया। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आई कि ये क्यों हो रहा है। भाई जब उसको एनर्जी ही चाहिए तो उसको रेड लाइट ऑरेंज लाइट से क्या प्रॉब्लम था, वो कलर क्यों चूज कर रहा बाहर आने के लिए इलेक्ट्रॉन। जब उसको एनर्जी चाहिए थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं रेड का ऑरेंज का दे रहा था ना, 54 36 दे डाला था, उसके बाद भी वो बाहर नहीं आया। लेकिन येलो लाइट के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ी सी एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब उसके बाद जो भी लाइट यूज किया गया, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी इन सब में से किसी का भी दिया गया तो वो बाहर आ गया। तो यहां पर मेटल प्लेट क्या कर रहा था, वो कलर चूज कर रहा था, मतलब एक फ्रीक्वेंसी चूज कर रहा था कि इस फ्रीक्वेंसी के पहले वाला लाइट से तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे तुम कुछ कर लो, चाहे तुम कितनी भी एनर्जी दे दो। और उसके बाद अगर इतनी मिनिमम एनर्जी तुम देते हो, मतलब एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी येलो लाइट की थी, येलो लाइट की जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यूज़ करोगे तो कितना भी एनर्जी दे दो बाहर नहीं आएगा। जबकि उसको चाहिए 3 है, उससे कई ज़्यादा हमने दे दिया था। ये बात अब लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, और सबसे सरप्राइजिंग बात जो है वो यही थी कि आखिर वो फ्रीक्वेंसी क्यों चूज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्यों चूज कर रहा है भाई। तो ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब देखो इस मेटल प्लेट के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी येलो कलर का था, किसी के लिए ऑरेंज भी हो सकता है, किसी के लिए ग्रीन भी हो सकता है, मतलब जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा उससे बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यूज़ करोगे तो बाहर आएगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यूज़ करोगे तो कितना भी एनर्जी दे दोगे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन को बाकी सारे कलर से या कम फ्रीक्वेंसी वाले कलर से क्या इशू था, ये समझ में नहीं आ रहा था, ये क्वेश्चन मार्क था। और इस प्रोसेस को आप किसी भी क्लासिकल थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते अब तक जो हमने थियरी पढ़ी फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में जो थियरी पढ़ी है उससे तो यही सेंस बनता है ना कि जितना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए उतना आप दे दो तो बाहर आ जाएगा। अब इसमें फ्रीक्वेंसी बीच में कहा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी इसका क्या लेना देना है, उसको एनर्जी से लेना देना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैटर कर रहा था। तो जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उसको चाहिए होता है, जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिखेंगे, डिनोट करेंगे क्या, न्यू। ये न्यू ऐसा लिखते हैं, ये वी नहीं है, ये क्या है, न्यू है, ऐसे टेढ़ा करके लिखेंगे। और अगर यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ नॉट, तो ये न्यू नॉट हो जाएगा, दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसका लाइट इस पर पड़ना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आए। अगर आप इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज़ करते हो या इसी फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज़ करते हो तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। सो दैट इज़ योर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अलग अलग मेटल प्लेट के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है मतलब ये मेटल प्लेट पे डिपेंड करेगा, सबका अपना अलग अलग होता है। तो ये भाई गुत्थी समझ में नहीं आ रही थी। तो ये तो पहला ऑब्जर्वेशन था जो हर्ट्स ने किया, जिसका आंसर हमारे पास नहीं था। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके ऑब्जर्व करके। तो ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद फिर आगे इसका एक्सप्लेनेशन कैसे मिला और किसने दिया उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि H योर
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है यहाँ पे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब ऐसा होगा तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात है। सेकेंड इंटरेस्टिंग बात ये थी नो टाइम लैग। नो टाइम लैग, नो टाइम लैग का मतलब क्या कि देखो क्लासिकली अगर हम फिजिक्स के हिसाब से इसको समझाने की कोशिश करें तो होना क्या चाहिए कि आपका मेटल प्लेट है। देखो इसमें एक्सपेरिमेंट सेंटर में क्या किया था उसने, उस मेटल प्लेट को यहाँ पे एज एन एमिटर यूज़ किया, एक पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज एन एमिटर यूज़ किया यहाँ पे, और एक यहाँ पे प्लेट यहाँ पे लगा रखा है जिसको कलेक्टर बोलते हैं। तो जब लाइट डाला यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया एमिटर से, एमिटर से इलेक्ट्रॉन बाहर आया। इस एमिटर को देखो यहाँ पे इस कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे देखो एक कम्यूटेटर लगाया हुआ है। कम्यूटेटर में क्या करते हैं हम लोग, कनेक्शंस बदल सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, ध्यान देना कि कनेक्शन कैसे होगा। अब देखो होता क्या है कि हम कभी इसको एमिटर को पॉजिटिव करेंगे तो इसको कभी नेगेटिव करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसको नेगेटिव करेंगे। तो वो स्विच करने के लिए कम्यूटर लगाया हुआ है। अब देखो इसमें कनेक्शन कैसे है कि ये वाला एमिटर वाला पार्ट जो है वो इसके थ्रू यहाँ से जा रहा है, और ये कलेक्टर वाला पार्ट यहाँ पे बिना टच किए इसके थ्रू यहाँ पे आ रहा है। अगर मान लो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब क्या, आपका जो एमिटर का कनेक्शन है वो यहाँ से सीधे पहुँच जाएगा बैटरी के पॉजिटिव में, बैटरी के पॉजिटिव में ये पॉजिटिव बन जाएगा। समझे? अब ये आपका कलेक्टर जो है वो यहाँ से इसका कनेक्शन देख रहे हो, यहाँ से ऐसे फिर पहुँच जाएगा ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो शुरुआत में हमने क्या किया था, इसको नेगेटिव रखना था, तो हमने क्या किया, इसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया, हमने इसको हटा दिया ऐसे, और हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। अब ये जोड़ने से देखो क्या हुआ, ये एमिटर यहाँ से गया और उसके बाद सीधा नेगेटिव में चला गया, तो एमिटर बन गया आपका नेगेटिव। ठीक है, कलेक्टर यहाँ से गया और उसके बाद फिर सीधा यहाँ चला गया पॉजिटिव। हम उल्टा भी कर सकते हैं, मैंने कनेक्शन आपको बता दिया। फिलहाल स्टार्टिंग का केस यहाँ पे ऐसा था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंट लगा के रखा हुआ है ताकि आप रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सको, वोल्टेज को एडजस्ट कर सको। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया वोल्टेज मेजर करने के लिए, यहाँ पे माइक्रोमीटर लगाया करंट मेजर करने के लिए कि भाई सर्किट में कितना करंट है। अब हमको पता कैसे चला कि इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकला है? इलेक्ट्रॉन को तो हमने देखा नहीं है, वो पता ऐसे चला कि भाई इस बीच में पूरा सब कुछ खाली है, इस ट्यूब में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूरा जगह खाली है। जैसे लाइट पड़ा वैसे इसमें करंट आना चालू हो गया। अब करंट कब होगा? जब सर्किट में आपका चार्ज फ्लो होने लगेगा, और चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन चार्ज को ले जाकर फ्लो करता है, या इलेक्ट्रॉन भागता है। अब अगर इस बीच में कुछ नहीं है तो कनेक्शन टूटा हुआ है, तो बैटरी करंट फ्लो नहीं कर सकता। जब कनेक्शन ब्रेक होगा तो बैटरी करंट फ्लो नहीं कर सकता, आपका करंट इसमें कुछ नहीं था। तो जब हमने लाइट नहीं डाला था, बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, तो इसमें करंट जीरो दिखा रहा था, कोई करंट नहीं आ रहा था। हमने जैसे लाइट डाला वैसे करंट दिख गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया होगा, सर्किट को उसने कंप्लीट किया और उसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें करंट है, इसका साफ साफ मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आया है। ये नेगेटिवली चार्ज किया है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज किया है कलेक्टर प्लेट को, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, सर्किट कंप्लीट करेगा, इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। तो करंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ हो रहा था जो हर्ट्स ने देखा कि जब मेटल प्लेट पे लाइट पड़ रहा था तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए कि लाइट जब मेटल प्लेट पे पड़ा और इलेक्ट्रॉन को लाइट मिला तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस लाइट को पहले एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तब वो यहाँ मेटल प्लेट से बाहर निकलेगा। इसका मतलब उसके एब्जॉर्प्शन और एमिशन में टाइम का गैप होना चाहिए, लैग होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा था। जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, मतलब जैसे ही लाइट पड़ी वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा था, लगभग 10⁻⁹ सेकेंड। 10⁻⁹ सेकेंड समझ रहे हो ना? इतना तो गलती हमारे देखने में भी हो जाएगा। तो ये जब 9 बार 0 डालोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इतने सेकंड में ही लाइट पड़ते ही इतने सेकंड में बाहर आ जा रहा था वो। अब इतने सेकंड में रिएक्शन कब होता है पता है? जब दो ऑब्जेक्ट साथ में टकराते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है
और टकराते ही आगे भाग जाएगा, जैसे ये इसके पीछे जैसे टकराएगा वैसे ही भाग जाएगा। तो ये टकरा कर इसको भगाने में लगभग इतना टाइम ही लगता है। तो ऐसा लग रहा था कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ था, क्योंकि अगर सपोज करो आपका ये लाइट जो है इसके ऊपर पड़ेगा, तो एक्सप्लेनेशन ये था कि लाइट को एब्जॉर्ब करने में इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा थोड़ा सा। वो टाइम भी बहुत कम होता है, पर थोड़ा तो टाइम रहेगा, इतना कम नहीं हो सकता ये। वो टाइम गैप दिख नहीं रहा था कि उसने एब्जॉर्ब किया उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जैसे ही पड़ा वैसे ही फट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। तो ऐसा लग रहा था किसी ने उसको धक्का मार के बाहर निकाला है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी ऐसा क्यों हो रहा था, इसका आंसर हमारे फिजिक्स में अभी तक नहीं है, मतलब अभी तक के फिजिक्स में इसका आंसर नहीं था। सो देयर वाज नो टाइम लैग इन एमिशन और लाइट का इंसिडेंट, ये दोनों एक साथ हो रहा था। जैसे एक साथ लाइट पड़ रहा था, वो निकल रहा था, टाइम गैप नहीं था। ये भी हमको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो ये तो भाई दूसरी चीज़ हो गई। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ पे। अब इन्होंने क्या किया, जैसे आपका इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट आया, इन्होंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ज़्यादा लाइट डाल दिया। तो जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, लाइट और ज़्यादा ब्राइट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, करंट भी बढ़ गया। और जैसे जैसे जितना लाइट बढ़ा रहे थे, लाइट की जितनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, उतना ही करंट बढ़ रहा था। जब ग्राफ प्लॉट किया गया, अच्छा ये क्योंकि लाइट की वजह से अपने पास ये करंट आ रहा है, तो इसको फोटो करंट बोला जाता है। तो हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे फोटो करंट प्लॉट किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट बोल सकते हो, और एक्स एक्सिस पे लाइट की इंटेंसिटी प्लॉट की। तो हमें ये मिला कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब सिंपल है कि आपका जो फोटो करंट का वैल्यू है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर करंट आएगा। ये ऑब्जर्वेशन था। हमने करंट की लाइट की इंटेंसिटी कम कर दी, करंट भी कम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला दोनों को। तो ये तो तीसरी चीज़ हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पे 4-5 ऑब्जर्वेशन में सारी बातें बता दे रहा हूँ, उसी को स्प्लिट करके तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 7-8 ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है, पर मैं वो सारी बातें यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूंगा। तो आप ये मत समझना कि मैंने कम पढ़ाया हुआ है, क्योंकि उसमें कैसा है ना कि एक ही पॉइंट को, एक ही ऑब्जर्वेशन को उन्होंने 2 पार्ट में स्प्लिट करके अलग अलग पॉइंट में लिखा है। तो जब आप ये एक्सप्लेनेशन सुन लोगे तो उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो चुके रहेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने अगला काम क्या किया वो देखो। अब इन्होंने क्या किया कि इस केस में आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। पहले तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया। अब यहां पे ग्राफ प्लॉट किया गया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ध्यान देना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वर्सेस यहाँ पे करंट, और ये आपका फिर से क्या आ गया, वाई एक्सिस पे फोटो करंट। तो यहाँ पे करंट और यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब ये पोटेंशियल अभी जो यहाँ पे अप्लाई किया ना, वी पोटेंशियल बैटरी के थ्रू, इसको माइनस इसको प्लस किया है। अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पोटेंशियल की वजह से देखो हो क्या रहा है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या करेगा, उसको खींचेगा। इससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, वह एक्सेलरेट होने लगेगा। तो ये बैटरी क्या कर रहा है, अपना पोटेंशियल की वजह से इसको एक्सेलरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड दे रहा है। इसलिए इस पोटेंशियल को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जिसमें इसको नेगेटिव किया हुआ है, इसको पॉजिटिव किया हुआ है। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे तुम इस पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब और जोर से इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हो, क्योंकि इसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो नेगेटिव, इसको और पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स और जोर से धक्का लगेगा उससे। तो जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल, बैटरी के पोटेंशियल का ये वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा फास्ट होगा, फास्ट होने की वजह से करंट थोड़ा इंक्रीज होगा। तो मान लो जैसे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हुआ और करंट यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिक्स फ्रीक्वेंसी कर रखा है एंड इंटेंसिटी, नहीं सॉरी, फिक्स फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर रखा है। फ्रीक्वेंसी फिक्स करने का मतलब ये है कि तुमने कलर फिक्स कर दिया। जैसे हमें पता है कि येलो कलर के लाइट से अब ये एमिशन चालू होगा, तो येलो कलर के नीचे वाली जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें तो करंट वैसे भी 0 होगा। तो येलो कलर या उसके ऊपर का कोई भी कलर ले लो, मान लो ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब ग्रीन कलर डालोगे तो उसमें लाइट एमिट होगा। हमने क्या किया, ग्रीन कलर को फिक्स कर दिया। अब ग्रीन का ब्लू नहीं कर रहे हैं, ग्रीन का ब्लू करोगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। हमने ग्रीन का ग्रीन ही रखा है। अब क्या कर रहे हैं, इस ग्रीन के केस में यहाँ पे भी याद रखना, ये भी फिक्स फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे भी
यहाँ पे भी हमने कलर चेंज नहीं किया था, ग्रीन था तो ग्रीन फिक्स कर दिया था, बस ग्रीन की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, मतलब कम ग्रीन की लाइट डाली, फिर ज़्यादा ग्रीन की लाइट डाली, फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन का लाइट डाला, तो वैसे वैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे करंट बढ़ने लगा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से ग्रीन कलर की लाइट फिक्स कर दी, मान लेते हैं ग्रीन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V जो है ना वो बढ़ा रहे हैं, प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भागेगा, तो हमने देखा कि करंट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप बहुत ज़्यादा उसका स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे, उसका स्पीड का भी लिमिट होता है। आप पोटेंशियल बढ़ाते गए, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हो गया, उससे ज़्यादा उसका स्पीड नहीं बढ़ पाया, उससे ज़्यादा ये करंट नहीं बढ़ पाया, और करंट यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट करंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट। तो आपका सैचुरेशन करंट आ जाएगा, उसके बाद फिर आप पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लो, आपका करंट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये केस हो गया। अब यहाँ पे हम इसको मैं लिख देता हूँ इंटेंसिटी 1। हमने यहाँ पे इंटेंसिटी फिक्स कर रखा था, याद रखना, हमने यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी ली थी उसको हम इंटेंसिटी 1 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हुआ क्या, हमने क्या किया, इंटेंसिटी थोड़ी ग्रीन कलर की बढ़ा दी। देखो ग्रीन कलर फिक्स कर रखा है, तो ग्रीन कलर की हमने जो भी इंटेंसिटी ली थी उससे आपका करंट जो है ऊपर ऐसे गया और कांस्टेंट हो गया। अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी ही ज़्यादा कर दिया ग्रीन कलर का। जब मैंने इंटेंसिटी ज़्यादा किया तो आपको पता है कि इंटेंसिटी ज़्यादा करने से करंट बढ़ जाता है, तो ग्रीन कलर की इंटेंसिटी जब बढ़ा दी और उसके बाद ये सेम एक्सपेरिमेंट किया हमने, तो ग्राफ लगभग सेम आया, बस आपका करंट ज़्यादा था, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा था तो आपका करंट ज़्यादा था, और इस बार ग्राफ ऐसे चला गया, दिस इज इंटेंसिटी 2। और हम लोग ने मान लो इंटेंसिटी बढ़ाया तो आपका ये रहा इंटेंसिटी 3। तो बस हो क्या रहा है, देखो ग्राफ का नेचर सेम है, बस इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से करंट बढ़ता जा रहा है। ये तो हम पहले से भी जानते थे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी डालोगे तो करंट ज़्यादा होगा, लेकिन नेचर वही था कि आपका पोटेंशियल जो है आप इंक्रीज करोगे तो थोड़ा बढ़ेगा करंट, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। चलो यहाँ तक ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स फ्रीक्वेंसी पे फोटो करंट हमने यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से काम करता है। अब ध्यान से सुनना अब हुआ क्या, यहाँ तक तुम हमको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। अब जो हुआ उसका फिर से हमारे पास आंसर नहीं था, और वो पांचवी चीज़ थी, और उसका वो हुआ क्या देखो। अब हमने पांचवी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब हमने पोटेंशियल उल्टा कर दिया, बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिया, रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब किया क्या देखो अब हमने यहाँ से कनेक्शन तोड़ा, इसको यहाँ कर दिया, इस कनेक्शन को तोड़ा और इसको यहाँ कर दिया। इससे हुआ क्या देखो, कि आप देखो ये वाला जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आपका चला गया इसमें, और ये जो नेगेटिव है वो इसके थ्रू चला गया अब इसमें। अब देखो होता क्या था, जैसे मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट को आपने क्या किया, एनर्जी दिया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अगर मान लो मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन आपका φ0 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बाहर आने के लिए। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ज़्यादा दिया तो क्या होगा बताओ। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी इसको ज़्यादा दिया तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मान लो आपने इसको टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, लाइट की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बाहर निकलने में खर्च हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको एब्जॉर्ब करके, मतलब उसने तो सारा एब्जॉर्ब किया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो जाएगा उसको बाहर ही आने में, क्योंकि वो वर्क फंक्शन है। बाकी जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर आएगा। समझ गए चीज़। अब जब वो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ रहा है तो हमने क्या किया, जब ये पोलैरिटी चेंज कर दिया, तो मान लो किसी स्पीड से वो बाहर आया इलेक्ट्रॉन, अब हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो रोकोगे कैसे, हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया, और हमारा जो भी पोटेंशियल था उस पोटेंशियल को उल्टा कर दिया। एक हिसाब से हमने बैटरी उल्टा कर दी, और ये हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या करेगा, इसको रोकेगा, इसलिए इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं हम लोग, और ये नेगेटिव पोटेंशियल है। कैसे रोकेगा बताओ। अब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव उसको खींचेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा,
और ये नेगेटिव भी क्या करेगा, उसको रिपेल करके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करेगा। अब ये नेगेटिव टर्मिनल भी क्या कर रहा है, उसको पुश करके रोक रहा है, पॉजिटिव भी उसको पीछे खींच के उसको रोक रहा है। तो बेचारा ये जो वेलोसिटी के साथ निकला था इलेक्ट्रॉन, वो धीरे 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 अब स्लो होते जाएगा। लेकिन अगर आपका ये जो बैटरी का पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल है, वो अगर ज़्यादा नहीं रहा और अगर वो ज़्यादा स्पीड से निकला था, तो वो स्लो तो हो जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्लो तो हो जाएगा, लेकिन स्लो होते 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 वो कलेक्टर तक पहुंच जाएगा और फिर सर्किट में करंट दौड़ना चालू रहेगा। तो सर्किट में अगर करंट दौड़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो रुका नहीं है, वो कलेक्टर करंट तक पहुंच गया है। तो हम क्या करते हैं, इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं बोलते और थोड़ा बढ़ा दो। रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ा देने का मतलब है कि इस नेगेटिव को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, इस पॉजिटिव को और स्ट्रॉन्ग कर दिया और जोर से इलेक्ट्रॉन को खींच के रोकने की कोशिश कर रहे हैं, समझे। तो जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे, बेचारा जो वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन निकला था वो स्लो होने लग जाएगा। एक ऐसा पोटेंशियल आएगा बैटरी का, अब हम ये पोटेंशियल नेगेटिव में लेंगे क्योंकि उल्टा लगा दिया है। एक ऐसा पोटेंशियल आएगा बैटरी का जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, पहले रुक जाएंगे। और वो जो पोटेंशियल बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये न्यू नहीं है, V है। न्यू आपका मतलब, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और V जो है मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, V मतलब आपका पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने किया क्या, हमने जो ये वाला आपको दिख रहा है इंटेंसिटी, हाँ इस चीज में एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटेंसिटी 1 जो है सबसे कम है। इसको कहाँ लिखूं मैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। इंटेंसिटी 1 इज लेस देन इंटेंसिटी 2 विच इज लेस देन I1 I2 I3 लिखा है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैं वो I1 I2 I3 में हमको लगता है वो करंट है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैंने इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 3 लिख दिया। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी 3 है, इसलिए करंट भी उसका ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस करंट पे फोकस किया। ये जो करंट था वो इस इंटेंसिटी पे था, तो हम लाइट को इस इंटेंसिटी पे लेके आए। अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डालोगे तो ग्राफ आगे ऐसा जाएगा। अब हम रिटार्डिंग पोटेंशियल डाल रहे हैं, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल से क्या होगा बताओ, धीरे धीरे रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो आपका करंट कम होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है स्लो होता जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो रुक जाएगा। तो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल का ग्राफ है। ये जो आपका पोटेंशियल है वो -V0, दैट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल है, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे वो रुक गया। चलो यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें कोई अजीब बात आपको नजर नहीं आ रही है। अजीब बात अब देखो, अब नजर आएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इस पोटेंशियल पे वो रुक गया इलेक्ट्रॉन। आपका रुक गया इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो हो गया इसका मतलब रुक गया इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया, वापस इस पॉइंट पे गए और उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ा दी लाइट की। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे आपको करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। अब जब करंट बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स अब जो यहाँ से आ रहे थे, अब ज्यादा करंट इसमें आ रहा था, करंट बढ़ा दिया हमने। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाना शुरू किया। तो लोगों के दिमाग में ये था कि अगर हमने करंट बढ़ा दिया है तो इस बार ज्यादा पोटेंशियल लगेगा उस करंट को रोकने के लिए, करंट को जीरो करने के लिए। पर आपको पता है एक बात, कि जब इस इंटेंसिटी, इस करंट का भी अगर हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल देखा तो रिटार्डिंग पोटेंशियल आपको सेम नजर आया, इसी पे आके रुका वो। और ज्यादा करंट करने पर, ज्यादा करंट हम कैसे कर रहे हैं, ग्रीन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं और ज्यादा लाइट डाल दे रहे हैं। तो आप लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, करंट कितना भी बढ़ा दो, जब हम रोकने का पोटेंशियल लगा रहे थे तो वो सेम पोटेंशियल पे आके रुक रहा था। और ये बात लोगों को हजम नहीं हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, करंट बढ़ाने से ज्यादा पोटेंशियल क्यों नहीं लग रहा है उसको रोकने के लिए, सेम पोटेंशियल पे ही आके क्यों रुक जा रहा है। तो ये कहानी थी हमारे ग्रीन लाइट की। हम ग्रीन का हमने एग्जांपल लिया, कोई भी फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, बस एक ही फ्रीक्वेंसी फिक्स करनी है। तो इन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी बदल के देख लेते हैं। और फिर जो हुआ वो भी अजीब था, वो भी लोगों को समझ में नहीं आया। तो अगला केस इन्होंने क्या देखा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको देखो फिर से वो काम किया गया और यहाँ पे फिर से आपका फोटो करंट वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल,
V, और यहाँ पे आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल वही सेम चीज़ यहाँ पे मैं आपको वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये -V और ये V। अब इस बार देखो क्या किया, इस बार इन्होंने क्या किया कि इंटेंसिटी फिक्स कर दी। नाउ विल फिक्स इंटेंसिटी, यहाँ पे लिख दो, 6 पार्ट है, फिक्स्ड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी फिक्स कर दोगे इसका मतलब करंट फिक्स हो जाएगा, करंट इतना ही रहेगा। तो करंट देखो, स्टार्टिंग में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की हम बात करें तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से करंट थोड़ा बढ़ा था, उसके बाद कांस्टेंट हो गया था, सैचुरेशन करंट आ गया था। तो फोटो करंट जो है आपका वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के तो ऐसे ही बिहेव करेगा। अब हम क्या कर रहे थे, अलग अलग लाइट यूज कर रहे थे। हमने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज किया। हमने येलो यूज किया, हमने ग्रीन यूज किया, और हमने मान लेते हैं ब्लू यूज किया। 3 लाइट यूज किया। अब देखो कलर से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक और चीज नोट डाउन कर लेना कि आपका जो कलर है, मतलब ये यहाँ पे यार ग्राफ, आपका जो कलर है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पे करंट का कोई असर नहीं है। आप अगर मान लो कलर चेंज कर दोगे लेकिन इंटेंसिटी अगर सेम रखोगे, सिंस वी हैव फिक्स्ड द इंटेंसिटी, सारे कलर का इंटेंसिटी हमने सेम रखा, तो देखो करंट भी सबका सेम आ रहा है। तो येलो लाइट यूज करो तब भी यही ग्राफ, ग्रीन यूज करो तब भी इतना ही करंट, ब्लू यूज करो तब भी इतना ही करंट। क्यों? क्योंकि तीनों की इंटेंसिटी हमने सेम रखी हुई है। इंटेंसिटी सेम रखा लेकिन फ्रीक्वेंसी बदल दिया, कभी येलो यूज करे, कभी ग्रीन यूज करे, कभी ब्लू यूज कर रहे हो, करंट सेम है। करंट सेम है तो लोगों को लगा रिटार्डिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। लेकिन जब हमने उतने ही करंट का येलो कलर का करंट यूज किया था, मतलब उतना ही करंट है लेकिन लाइट येलो कलर का यूज किया था, तो हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V01 आया था। लेकिन जब हमने सेम करंट यूज किया लेकिन कलर ग्रीन कलर का यूज किया था, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया था। फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया। और फाइनली हमारा ब्लू कलर का जो था स्टॉपिंग पोटेंशियल वो अलग आ रहा था, -V03। ये फिर से लोगों का दिमाग हिल गया, बोला ये क्या हो रहा है भाई, करंट सेम है क्योंकि कलर अलग है। तो अलग कलर की लाइट यूज करने की वजह से अब हमको लाइट जो बैटरी है, बैटरी को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है उसको रोकने के लिए, जबकि करंट सेम है तीनों में। समझ नहीं आ रहा था। यहां पे अलग अलग करंट है, अलग अलग करंट होने के बाद भी बैटरी को सेम मेहनत करना पड़ रहा है तीनों को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कलर देखो, हमने कलर चेंज नहीं किया था। तो फिर वही बात, आखिर कलर में क्या है, आखिर फ्रीक्वेंसी में ऐसा क्या है कि बस फ्रीक्वेंसी अगर लाइट का बदल दूं, करंट सेम रहे, तो बैटरी को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है रोकने के लिए। ये बात फिर हजम नहीं हो रही थी लोगों के। तो ये 6वां ऑब्जर्वेशन था, समझे। लास्ट ऑब्जर्वेशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, पहली वाली जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं ν1 लेता हूँ, दूसरे की फ्रीक्वेंसी ν2 लेता हूँ, और तीसरे की फ्रीक्वेंसी ν3 लेता हूँ, तो साफ साफ बात यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ν1 इज लेस देन ν2 विच इज लेस देन ν3। सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमने ये वाली लाइट के लिए ν1 के लिए है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखोगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 इज लेस देन V02 विच इज लेस देन V03। मतलब साफ बात है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आप लाइट यूज करोगे उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा करंट को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे एक और ग्राफ प्लॉट किया गया, दिस ग्राफ वाज बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया और ये स्ट्रेट लाइन आया। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आप यूज़ करोगे उतना ही मेहनत ज़्यादा लगेगा बैटरी को रोकने में, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ये इस ऑब्जर्वेशन से आया, इसको प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन मिला, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये लास्ट ग्राफ है, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली में आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, याद है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट जब यूज़ करोगे तो फिर तो करंट ही नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इसके पहले के जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू 0। तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्राफ स्टार्ट होता है। इसके पहले वैसे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 क्यों लिया है? क्योंकि उसके पहले करंट ही नहीं था
ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये आपका लास्ट ग्राफ है। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली जिसका आंसर हमारे क्लासिकल फिजिक्स में नहीं था। ये सारे ऑब्जर्वेशन कैसे हो रहे थे, क्यों हो रहे थे। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी बीच में आ जा रहा था, कलर बीच में आ जा रहा था, कलर के हिसाब से चीज़ें हो रही थी। ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा था, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन आखिर में जो दिया उस साइंटिस्ट का नाम था, पहले मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जिसने इसका एक्सप्लेनेशन दिया उसका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले आइंस्टाइन ने कहा क्या वो देख लेते हैं, उसकी थ्योरी क्या थी, और फिर इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इसी के दम पे। आइंस्टाइन ने देखो कहा क्या। आइंस्टाइन से पहले जैसे ये तो सारी प्रॉब्लम्स तो सबके सामने थी ही, उसके अलावा कुछ लोग जो है वो बाकी सारे प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे। देखो इस 20 से 30 साल की उस समय का जो 20 से 30 साल था, उस पीरियड में बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें नई नई सामने आ रही थी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए थे कि जो लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, उसका आंसर मिल नहीं रहा था। तो वहीं पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से परेशान था। उसके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक ग्राफ था, ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर का है, रेडिएशन वाला पार्ट है उसमें है। तो उसे ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इस ग्राफ के पीछे का थ्योरी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ। तो वहां पे प्लैंक ने एक बात बताई। प्लैंक ने बोला कि देखो अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए तुम एक चीज अज्यूम कर लो तो फिर मैं आपको बता सकता हूं कि फिर ये ग्राफ कैसे आया। तो उस एक्सप्लेनेशन, इस ग्राफ के एक्सप्लेनेशन के लिए उसने एक बात बताई। उसने बोला कि देखो एक काम करो, जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन या लाइट होता है, आप लाइट मान के चलो फिलहाल, उस लाइट को, अब क्योंकि लाइट अभी तक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था, हमने देखा था, मैक्सवेल ने बोला था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव है मतलब रेडिएशन के अंडर आ गया, राइट। उसने क्या बोला कि लाइट को तुम अगर ऐसा इमेजिन करो कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर रहा है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, तब मैं आपको बता सकता हूं कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे होता है। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए उसने ये चीज इमेजिन किया कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर रहा है, बल्कि पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। अब ये बहुत अजीब बात थी, इसको डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल था, क्योंकि जो चीज वेव है उसको तुम पैकेट कैसे बोल सकते हो। लाइट वेव है, इसके बहुत से सबूत ऑलरेडी मिल चुके थे। हाइगर ने खुद एक्सप्लेन किया था कि भाई उसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डायफ्रैक्शन होता है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन हो चुकी थी। लाइट को एज अ वेव मान लिया गया था, लाइट वेव की तरह हर जगह पे हरकत कर रहा था। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जैसी चीजें सिर्फ और सिर्फ वेव कर सकती है, पार्टिकल नहीं कर सकता। तो वो तो वेव है, कंफर्म है। और वेव पैकेट में ऐसे कैसे हो सकता है? अब पैकेट्स के फॉर्म में इसका मतलब तुम गिन सकते हो 1 2 3 4, ऐसे तो तुम पार्टिकल को गिनते हो। वेव तो कंटिन्यूअस होता है, उसका तो डिस्क्रीट होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। और उसने बोला कि ऐसे डिस्क्रीट, हम इसकी डिस्क्रीटनेस को इमेजिन कर सकते हैं, अगर करोगे तो फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। उसने बोला कि अगर तुम ये अज्यूम करो कि लाइट जो है ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में आगे जा रहा है, ना कि वेव के फॉर्म में और इस एक पैकेट को नाम दिया गया फोटोन। क्या बोला गया? फोटोन। इस एक फोटोन की एनर्जी जो है वो बोला गया इट इज एच न्यू, जहां पे न्यू फ्रीक्वेंसी है उसकी, लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका मतलब हर एक की एनर्जी एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू, हर पैकेट की एनर्जी। इसका मतलब ये कि अगर सपोज करो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब आप ज्यादा पैकेट डाल रहे हो। इसका मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो लाइट की, तो इसका मतलब आप हर एक सेकंड में ज्यादा पैकेट फेंक रहे हो लाइट का। पैकेट के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में इमेजिन किया गया, और उसने फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन कर दिया। तो जब ये बात आइंस्टाइन के पास आया, लोगों ने समझा, मतलब आइंस्टाइन के पास जब ये थियरी आया, फिर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो बहुत सारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उसके सामने आया कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो आइंस्टाइन ने बोला कि चलो ठीक है, प्लैंक का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक काम करते हैं, प्लैंक का आइडिया को सही मानते हैं और इसे सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई कर दो, इवन तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये काम कर जाएगा। लोगों ने सवाल भी उठाया कि ऐसे कैसे, जब वो वेव है, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन कर जैसी चीजें कर रहा है जो कि सिर्फ वेव कर सकता है,
तो आइंस्टाइन ने कहा कि देखो अब ये लाइट अपना मन माना है, लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है जैसे यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि देखो एक एक पैकेट में आ जाने का मतलब है वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, पर ये पूरी तरह से पार्टिकल भी नहीं बोल सकते हो तुम, क्योंकि इसके पास कोई मास नहीं होता। पार्टिकल या फिर मैटर अगर कोई चीज़ है तो उसके पास मास होना चाहिए, पर इसके पास मास नहीं है, पर ये बिहेव पार्टिकल जैसा कर रहा है क्योंकि ये क्या है, अलग अलग है। अब अलग अलग होना ये वेव की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, तो ये मिक्स है बीच में। तो आइंस्टाइन ने कहा कि देखो जब वो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कर रहा है, तब तो लाइट वेव की तरह काम करता है। यहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, फोटोन जैसा बिहेव करेगा, पैकेट्स की तरह ट्रैवल करेगा। और इस चीज़ को अज्यूम करके आइंस्टाइन ने इस पूरे रिजल्ट्स को बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर दिया। देखते हैं कैसे। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि देखो सिंपल सी बात है कि अब किसी एक फोटोन की एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि आपने कौन से फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज़ किया है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, वो वैल्यू आपको दिया रहेगा 6.63 × 10⁻34 होता है, वो आप याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये फ्रीक्वेंसी है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट जब लाओगे तो उसके पैकेट्स का, उसके फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी ज़्यादा होगा। एक एक पैकेट की एनर्जी उसने बोला देखो आप कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यूज़ करोगे तो उसके एक एक पैकेट की जो एनर्जी होगी वो कम होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करता है। तो उसने बड़े सिंपल तरीके से बोला कि देखो मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारा मेटल है, इस मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लिया, ठीक है। हमने रेड लाइट यूज़ किया। अब रेड लाइट का मान लो पैकेट्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, पैकेट के फॉर्म में हम इमेजिन कर रहे हैं। रेड लाइट इसके ऊपर हमने डाला था, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया था। रीज़न क्या है, देखो कि रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, तो उसके एक पैकेट की जो एनर्जी थी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो उसके एक एक पैकेट की एनर्जी भी बहुत कम होगी, एनर्जी एच नहीं होता है। तो उसके हर एक पैकेट की जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मान लो तुमने 1 इलेक्ट्रॉन का एक पैकेट फेंका, तो एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, पर वर्क फंक्शन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसको बाहर निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तुम दे रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं निकलेगा। फिर तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिया। तुमने क्या किया, 4 और पैकेट डाल दिए, मान लो 5 पैकेट डाल दिए। अब 5 पैकेट डाल दिए तो तुम टोटल तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हो। और उसने बोला कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक फोटॉन सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन के पास ही पहुंच पाता है, मतलब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के पास ही जाएगा। तो अगर सपोज करो तुमने 5 फोटॉन डाल के रखे हैं रेड लाइट के, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, 5 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अगर 5 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो अब भी एक इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही एनर्जी मिल रहा है, पर 5 को मिल रहा है, एक एक ही मिला ना, अभी भी एक एक ही मिल रहा है, चाहिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर नहीं आएगा। अब अगर मान लो तुम टोटल ऐसे 18 फोटॉन फेंकते हो तो वो 18 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, तो टोटल एनर्जी तो तुम 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हो। तो अब जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था लेकिन हम 18 दे रहे थे, रेड लाइट का बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि तुम 18 फोटॉन फेंक रहे हो, वो 18 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। हर फोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को तो अब भी एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिल रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रहा है, तो बाहर नहीं आएगा, चाहिए कितना उसको, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने क्या किया, उसके बाद ऑरेंज लिया। अब ऑरेंज का एक फोटॉन, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो एक फोटॉन की एनर्जी अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। अब देखो अब भी नहीं निकलेगा, क्यों बताओ, क्योंकि एक फोटॉन फेंकोगे, चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, बाहर नहीं आएगा। तुमने मान लो 4 फोटॉन फेंक दिए, तो 4 2 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेंक दिया तुमने, अब भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 4 फोटॉन तुमने ऑरेंज का फेंका है तो 4 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, पर एक इलेक्ट्रॉन को तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली, चाहिए 3, बाहर नहीं निकलेगा। तुम कितना भी फेंक लो, मान लो हमने 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, इसका मतलब टोटल कितना 27 हो गया ना, 27 ऑरेंज के फोटॉन्स फेंकने पड़ेंगे। 27 टू 54 होता है ना, 27 ऑरेंज के फोटॉन्स फेंकोगे तो वो 27 इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा, तो भी एक एक इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी मिलेगी, और चाहिए 3, बाहर नहीं आएगा। तो हमने टोटल एनर्जी भले ही बहुत ज़्यादा दे दिया है,
पर क्योंकि एक फोटोन की ही एनर्जी बहुत कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। अब यहीं पे अगर सपोज करो हमने ऑरेंज ले लिया, सॉरी कौन सा, येलो ले लिया, ठीक है। अब येलो का एक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो गया तो येलो का एक फोटोन की एनर्जी ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर आप एक फोटोन भी येलो का फेंकते हो तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, वो बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझे। तो अब एग्जैक्टली देखो येलो लाइट पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है, तो हम बोलेंगे येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसके एक फोटोन की उतनी ही एनर्जी है जितना उसको चाहिए बाहर निकलने के लिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको येलो का चाहिए। अब येलो से ज़्यादा अगर लोगे, मान लो इसका एक फोटोन भी फेंका तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसका 2 फोटोन फेंका तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो आप जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब इसके अलावा येलो को छोड़ के अगर मैं सपोज करूँ ग्रीन लेता हूँ, तो ग्रीन के एक फोटोन की एनर्जी तो अब इससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी येलो से ज़्यादा होती है। तो ग्रीन के एक फोटोन की एनर्जी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चाहिए 3, तो ग्रीन डालोगे तो भी निकल जाएगा। इसका मतलब येलो कलर का जो भी फ्रीक्वेंसी था जिसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर तुम यूज़ करते हो तो उसके एक फोटोन की एनर्जी जो है वो इससे ज़्यादा ही होगा और वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। लेकिन येलो से कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट का फोटोन की एनर्जी कम है, तुम कितना भी डाल लो वो बाहर नहीं आएगा। इसीलिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आएगा, वो येलो कलर का था, और उसके बाद फिर बाहर सबसे आ जाएगा। तो इस तरीके से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो चक्कर था वो हमको यहाँ पे समझ में आ गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था, टाइम लैग था। टाइम लैग था ही नहीं। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि एक्चुअली में फोटोन है तो आपका जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि वो जो पार्टिकल है फोटोन का, वो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है और उसको इस तरीके से बाहर निकाल दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि 2 पार्टिकल टकराते हैं और दोनों के बीच में कोलिजन हुआ है। तो जब कोलिजन होता है तो टाइम गैप नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा था कि फोटोन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके उसको बाहर निकाल रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन सिंपल है, देखो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट आपका बढ़ रहा था, जाहिर सी बात है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो पर सेकेंड ज़्यादा कर दे रहे हो। तो मान लो ग्रीन लाइट का या फिर ग्रीन लाइट का आप 1 फोटोन डाल रहे हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 फोटोन डालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। 10 फोटोन डालोगे, 10 फोटॉन्स डालोगे, इसका मतलब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है ग्रीन लाइट की। 10 फोटोन डालोगे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। 50 फोटोन डालोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस बाहर आ रहे हैं तो आपका करंट भी उस हिसाब से प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा फोटोन डालोगे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी डालोगे, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, उतना ही करंट आएगा। इसलिए जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा देते हो तो आपका करंट भी बढ़ जाता है। तीसरा ग्राफ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया था। जैसे मान लो ग्रीन कलर का लाइट फिक्स कर दिया हमने, अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो सिंपल है, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका करंट बढ़ रहा है, तो ये तो इसी से समझ में आ गया। लेकिन देखो उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल का खेल था कि हमने उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया था। तो ऐसे केस में क्या हो रहा था आपका कि अलग अलग करंट के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था आपका, सेम आ रहा था। उसका रीज़न देखो सिंपल है, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमने उल्टा कर दिया था। ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये भाग रहा है यहाँ पे, तो इसको हमने प्लस कर दिया था, इसको माइनस कर दिया था ताकि रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा के इसको हम रोक सके। अब देखो बात सिंपल है यहाँ पे कि आपको इलेक्ट्रॉन को रोकना है। मान लो आपने इंटेंसिटी दिया, आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ इंटेंसिटी चेंज किया। तो हमने क्या किया, जैसे ग्रीन कलर फिक्स कर दिया, ग्रीन कलर के एक फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे आपका मेटल प्लेट है, ठीक है। इस मेटल प्लेट का जो वर्क फंक्शन है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब क्या, इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी तो ये बाहर आ जाएगा। आप इसको दे क्या रहे हो, ग्रीन का एक फोटोन अगर आपने दिया, इंटेंसिटी मैं कम कर रखा हूँ, तो इसको एनर्जी आप कितना दे रहे हो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो यूटिलाइज कर लेगा, बाकी बचा हुआ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसका हो सकता है इतना, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, लेकिन उसमें से 3 माइनस हो गया क्योंकि वर्क फंक्शन था, निकलने में चला गया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो बैटरी क्या करता है, जब आप पोटेंशियल उल्टा कर देते हो तो बैटरी इस पर वर्क करता है। अच्छा, बैटरी के द्वारा किया हुआ वो जो वर्क होता है, उस वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है उतना वर्क करके उसको रोकना पड़ेगा। तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना ही वर्क करेगा बैटरी, तो बैटरी का जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और वर्क डन क्या होता है बताओ, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। ना चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है वो ई है, और पोटेंशियल जो उसको रोक रहा है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है। तो जो बैटरी का वर्क डन है वो ई वी नॉट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये एक इक्वेशन ध्यान में रखना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये एक इक्वेशन है। बैटरी इतना वर्क डन करता है इसके काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। चलो ठीक है, अब मान लो तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया लाइट का, ग्रीन लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि एक ग्रीन के बजाय मैं मान लो 4 ग्रीन कलर का फोटोन यूज कर रहा हूँ। चारों की एनर्जी कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन भाई चारों इलेक्ट्रॉन जो है, आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब ज्यादा हो गया इंटेंसिटी, 4 फोटोन फेंका, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया। लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, चारों जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उन सबको एक एक फोटोन मिलेगा, और सबके एक एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन को तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिल रहा है ना, उसमें से 3 माइनस हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन का इस बार 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो हर इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो रहा है, बस इससे फर्क क्या पड़ रहा है, जब आपने एक फोटोन फेंका था तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन निकला था काइनेटिक एनर्जी से। अब आपने इंटेंसिटी बढ़ा के 4 फोटोन फेंका तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पर चारों इलेक्ट्रॉन उसी काइनेटिक एनर्जी से आएंगे, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बैटरी को उतना ही पोटेंशियल यूज करना है सबको रोकने के लिए। कितना, बैटरी को इतना ही वर्क डन करना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। आप 10 भी फेंकोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएंगे। तो जब तक आप ग्रीन कलर फिक्स रखोगे तब तक चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा। और सबकी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, इसलिए सबको रोकने के लिए सेम पोटेंशियल चाहिए होगा। इसीलिए जब तक आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हो तब तक उसका पोटेंशियल एनर्जी फिक्स होगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा तीनों के लिए। अब आगे देखते हैं ये वाला ग्राफ कैसे आया। स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो हो गया, तीनों के केस में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, इंटेंसिटी अलग अलग होने के बावजूद, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो फोटोन की एनर्जी सेम होगी, और उसके साथ साथ आपका जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को वो तीनों के केस में सेम मिलेगा। यहाँ पे देखो आप 6th केस में देख सकते हो कि अब हम फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, येलो ग्रीन ब्लू 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है तो आप, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स फेंक रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स हर सेकंड जो फेंक रहे हो वो सेम है। तो अगर मान लो 5 येलो के भी फेंक रहा हूँ, 5 ग्रीन के भी फेंक रहा हूँ, 5 ब्लू के भी फेंक रहा हूँ फोटॉन हर एक सेकेंड में, तो जाहिर सी बात है वो 5 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो एक बार में 5 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे एक सेकेंड में। तो ऐसे केस में आपका तीनों ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी के केस में अगर इंटेंसिटी सेम है तो आपका करंट सेम आएगा, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स तीनों लाइट निकालेगा। अच्छा, तीनों में स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। अब ये तो आप यहाँ से समझ सकते हो ना, जैसे अगर मान लो यहाँ पे तुमने ग्रीन, येलो, ब्लू और ग्रीन तीनों अलग अलग फोटोन फेंके, तीनों की इंटेंसिटी सेम है, मतलब एक सेकंड में जितने फोटॉन्स आप येलो के फेंक रहे हो उतने ग्रीन के भी फेंक रहे हो, उतने ब्लू के भी फेंक रहे हो। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल में देखो, जैसे आपने ग्रीन का एक फोटोन फेंका तो ग्रीन के एक फोटोन की एनर्जी, या ग्रीन नहीं, स्टार्ट करते हैं येलो से, येलो सबसे कम है ना, येलो के एक फोटोन की एनर्जी मान लेते हैं, अभी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है येलो का, और दूसरा क्या है, उसके बाद क्या आएगा आपका, ग्रीन आएगा। ग्रीन के एक फोटोन की एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानते हैं, और ब्लू का एक फोटोन की एनर्जी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानते हैं। ओके, अब आपका वर्क फंक्शन जो मेटल का है, मेटल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहने दो। तो अगर आप सपोज करो येलो फेंकते हो, तो येलो फेंकते हो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस केस में कितना होगा बताओ,
येलो फेंकते हो, एक फोटोन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 उसमें यूटिलाइज हो जाएगा बाहर निकलने में, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ, अगर येलो फेंका तो। ग्रीन फेंका तो देखो 3 यूटिलाइज होगा, फिर भी इसके पास 3 बच जाएगा, वो 3 उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर बाहर आएगा। अगर आपने ब्लू फेंका है तो ब्लू का एक फोटोन का एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चाहिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकलने के लिए, 3 यूटिलाइज कर लेगा, बचेगा 5 तो वो बाहर निकलेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी के साथ। आप देखो क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबके फोटोन की इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी अलग अलग होगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, इसका मतलब सबको अलग अलग एनर्जी लगेगा बाहर निकलने के लिए, अलग अलग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के साथ सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। येलो इतने एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, ग्रीन इतने और ब्लू इतने के साथ। तो अब इनको रोकने के लिए भी बैटरी को अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके लिए वर्क डन देखो, जितना काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर निकल रहा है उतना ही बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। अब वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, EV0 होता है, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो भी है इनके पास उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा EV0। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा क्योंकि इसके बैटरी को इसके लिए अलग वर्क डन करना पड़ेगा, इसके लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वर्क डन करके रोकना है इसको। इसके लिए बैटरी को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वर्क डन की जरूरत है रोकने के लिए, और इस पर वर्क डन करना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबका वर्क डन अलग अलग होगा, सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगी। तो जब आप फ्रीक्वेंसी बदल देते हो तो भले ही करंट सेम रहे पर आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे करंट लाया है, तो सबके लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। और जाहिर सी बात है जितना ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी होगा, येलो का फ्रीक्वेंसी कम होता है, ग्रीन का ज्यादा होता है, ब्लू का उससे भी ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी और उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। तो बात सिंपल है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये वाला आया था ना ग्राफ, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा उसको रोकने के लिए। तो ये ग्राफ भी हम लोग को समझ में आ गया, समझे। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितना लाइट डाला, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फोटोन डाला है, कौन सा फ्रीक्वेंसी डाला है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जिससे वो बाहर निकलता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी का लाइट आपने यूज़ किया है। अगर आपने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज़ किया है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से मिलेगा, कम तो कम मिलेगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ओके, चलो अभी जो लास्ट वाला ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वैसे तो चलो हमको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है आपके किधर, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा आपको। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ग्राफ तो ये वाला केस भी होता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ही क्यों। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है उसको कंफर्म हम करेंगे इक्वेशन से, आइंस्टाइन की इक्वेशन से, क्योंकि देखो आइंस्टाइन ने जो भी इक्वेशन दिया है एक्सपेरिमेंटली भी उसे देखना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटली वो सही हो रहा है कि नहीं। तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया, अब ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मतलब ये आया है हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आइंस्टाइन ने जो थियरी दी है उसमें भी मैथमेटिक्स ऐसे ही आ रही है क्या, इक्वेशन ऐसा ही आ रहा है क्या जिससे स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब किसी का भी इक्वेशन जैसे y और x अगर आप प्लॉट करते हो और वो अगर स्ट्रेट लाइन आता है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये आपको पता भी होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे m जो होता है वो उसका स्लोप होता है, जो कि कांस्टेंट है, स्लोप है, समझे। तो यहाँ पे देखते कि क्या इस तरह से इक्वेशन आ रहा है, यहाँ पे y के जगह पे हमने v0 प्लॉट किया और न्यू के जगह यहाँ पे x के जगह पे न्यू प्लॉट किया हुआ है। तो आइंस्टाइन ने देखो एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन को समझो, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जैसे अगर मान लो आपने एक फोटोन यहाँ पे एमिट किया h न्यू, तो उस h न्यू में से
कुछ अमाउंट जो है यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। कितना यूटिलाइज होगा? जितना इसका वर्क फंक्शन है। तो एच न्यू में से, एच न्यू फोटोन की एनर्जी है, अगर आपने फाई नॉट यूटिलाइज कर दिया, वर्क फंक्शन जितना है इतना, तो वो एनर्जी गया उसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। तो एच न्यू में से फाई नॉट अगर मान लो एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो बाकी इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा वो किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ? इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है फोटोन के पास, उसमें से वर्क फंक्शन अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो गया, बाकी बचा हुआ जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो एच न्यू में से फाई नॉट यूटिलाइज हो गया वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन का किसमें? बाहर आने में। अब जो बचा हुआ है एच न्यू माइनस फाई नॉट, यही आपका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? अच्छा, इसमें एक और चीज, इसको अगर आप वहां पे भेज दोगे तो इस इक्वेशन को ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, इसको यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसका मतलब वही है कि आपने एच न्यू एनर्जी दिया फोटोन के फॉर्म में, वो दो पार्ट में गया, एक हिस्सा फाई नॉट तो बाहर आने में चला गया, और बाकी हिस्सा जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बन के बाहर आ गया। तो ये है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चाहे आप ये वाला यूज करो या ऊपर वाला यूज करो, एक ही बात है। अब उसके अलावा आपको कुछ इक्वेशंस जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अब कुछ इक्वेशंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो इसी के अंदर आप कभी भी जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। तो आपको बार बार मैं आइंस्टाइन्स के बार बार अलग अलग इक्वेशंस यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, आपको बस बता देता हूँ कि क्या है ये। यहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसका एक ऑलरेडी इक्वेशन आपके पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। तो एक ये इक्वेशन ध्यान में रखो, ये तो सिंपल इक्वेशन है कि एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। उसके अलावा कुछ चीज़ें और है, जैसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का हाफ एम मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये तो जनरल फॉर्मूला आप सब लोग को पता है। उसके अलावा वहाँ से आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा? ई वी नॉट होगा। ये एक इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, अब एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मान लो जितना वर्क फंक्शन है इसका, जितना वर्क फंक्शन है उसका उतना ही अगर मैंने एनर्जी दिया, तो जैसे मान लो जितना वर्क फंक्शन है एग्जैक्टली उतना ही फोटोन का एनर्जी इसके ऊपर फेंका, तो क्या होगा? मतलब एच न्यू माइनस फाई नॉट विल बिकम 0। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो एच न्यू मैंने डाला यहाँ पे और एग्जैक्टली उतना ही फाई नॉट भी है, जितना एनर्जी चाहिए था एग्जैक्टली उतनी एनर्जी का ही फोटोन डाला, तो इससे क्या होगा? दोनों सेम हो जाएगा। आप ऐसे लिख दो, या फिर एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा बिना किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। इसका मतलब वो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है जो आप इस पे डाल रहे हो। अगर एग्जैक्टली फाई नॉट, देखो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा? जब फोटोन की एनर्जी या तो इसके इक्वल हो या तो इससे ज्यादा हो। अगर आप एग्जैक्टली इसके इक्वल डालोगे तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे एमिट कर रहे हो वो एक्चुअली में आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालते हो तो उसको उतना ही एग्जैक्टली एनर्जी मिलेगा जितना उसका वर्क फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसको हटा देता हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक इक्वेशन आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब इनमें से ये इक्वेशंस आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह पे आपने ई वी नॉट लिख दिया, फाई नॉट की जगह पे एच न्यू नॉट लिख दिया, तो आपके अलग अलग इक्वेशन आ जाएंगे। पर मैं बता रहा हूँ कि एक ही इक्वेशन है, ठीक है? और ये अलग से दो इक्वेशन आपको ध्यान में रखने। आप कभी भी इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से जो आपको दिया हुआ होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लाइट के लिए या रेडिएशन के लिए एक और इक्वेशन होता है, और वो इक्वेशन होता है कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, c इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट। न्यू आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा जो है वो आपका वेवलेंथ है। तो इन तीनों में ये रिलेशन है। तो कई बार क्या होता है, आप लोग क्या कर सकते हो
यहाँ पे न्यू को रिप्लेस कर सकते हो लैम्डा से, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा हो जाएगा। और अगर मान लो आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हो, जहां पे लैम्डा नॉट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये ध्यान देना यहाँ पे कि आपका न्यू जो है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर सपोज करो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा तो आपका लैम्डा मैक्सिमम होगा, समझे, उल्टा है ना ये केस। इसका मतलब फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर कब आते हैं, जब आपकी फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा हो। पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जब बात करो तब तो ये ठीक है, लेकिन जब आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करो तो वेवलेंथ रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट, क्योंकि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है कि भाई आपका जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इससे ज़्यादा वेवलेंथ नहीं होना चाहिए बल्कि कम होना चाहिए। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कंडीशन में क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा या फिर उसके बराबर चलेगा आपका लाइट का फ्रीक्वेंसी। पर वेवलेंथ के केस में उल्टा हो जाएगा, या तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या उससे कम चाहिए, ज़्यादा हुआ तो नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अब यहाँ पे अगर सारी चीज़ों को हम लोग सम कर दें, देख लें, तो फिर आपको देखो क्या मिलेगा। आइंस्टाइन का इक्वेशन आपके सामने है और इससे आप अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं और कुछ नहीं। देखो अब कोई भी चीज़ें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको अलग अलग इक्वेशन मिलेगा, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस आपको ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बस 1 2 3 4, बाकी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इससे बेटर अगर आप ये याद रखोगे तो सही रहेगा। तो 1 2 3 4, बस ये तो आपको याद रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे कि एच न्यू, इस इक्वेशन को वापस लिख रहा हूँ मैं, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब मैं यहाँ पे देखो इसको इक्वेशन को ऐसे बना सकता हूँ, फाई नॉट की जगह पे मैंने क्या यूज़ कर लिया, एच न्यू नॉट यूज़ कर लिया, तो एच न्यू नॉट लिख दो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह पे ई वी नॉट यूज़ कर लिया, किधर गया, ई वी नॉट यूज़ कर लिया, तो ये ई वी नॉट यूज़ कर लो, तो एक अलग से इक्वेशन आ गया ये, समझे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि न्यू की जगह पे सी बाय लैम्डा यूज़ कर लो, तो न्यू की जगह पे सी बाय लैम्डा यूज़ करते हो तो ये सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच, ये न्यू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट, समझे। तो इस तरह से अलग अलग इक्वेशन बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन पे ध्यान दिया जाए, ये वाला जो सेकेंड इक्वेशन मैंने लिखा है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो इस केस में आप देखो कि इस इक्वेशन को अगर मैं सपोज करो ऐसे लिखता हूँ, ई वी नॉट इज इक्वल टू, या इसको फाई नॉट भी रहने दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में फाई नॉट ही है ना। तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, यहाँ से लिखते हैं यार, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह पे मैं ई वी नॉट लिख देता हूँ। अब यहाँ से मुझे बताओ ई वी नॉट का वैल्यू क्या होगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ओके। और E को यहाँ से जाके डिवाइड कर दोगे तो वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई आ जाएगा। नाउ सी, अगर सपोज करो आप इसको y एक्सिस पे प्लॉट करते हो, इज इक्वल टू, ये तो h बाई ई जो है ये सम कांस्टेंट है, इसको मैं m लिख देता हूँ, और फ्रीक्वेंसी को आप x एक्सिस पे प्लॉट कर दो, और ये अगेन एक कांस्टेंट है, इसको c लिख दो, तो आप देखोगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ गया। तो कहने का साफ मतलब है कि अगर सपोज करो आप v नॉट को y एक्सिस पे प्लॉट करोगे और न्यू को आप x एक्सिस पे प्लॉट करोगे फ्रीक्वेंसी को, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा एक, और उस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। देखो ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव में जा रहा है ना, ये c जो होता है इसी को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, और y इंटरसेप्ट आप साफ साफ देख रहे हो कि क्या है, वो नेगेटिव है, समझे। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आया, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा आपका h अपॉन ई। देखो ये h अपॉन ई जो है वही आपका स्लोप है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास इक्वेशन आ रहा था, ये भी हमको आइंस्टाइन के इक्वेशन से मिल गया। इसका मतलब आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है
वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है अपने उस थियरी के हिसाब से। राइट, समझ गए यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे फाई नॉट की जगह पे आप क्या कर सकते हो, वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस, फाई नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ? फाई नॉट की जगह पे एच न्यू नॉट लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन ऐसा भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल आपका ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, ये पूरा वाई इंटरसेप्ट सी का वैल्यू है, इसको एक्स पे प्लॉट किया और एच अपॉन ई के आपका स्लोप है, तो स्ट्रेट लाइन आपको आ जाएगा। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन और आइंस्टाइन की थियरी ने जितने भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उन सब को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा बच्चों, तो ये जो थियरी थी आपकी आइंस्टाइन की, वो एक्चुअली में इसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तब भी लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि गड़बड़ ये लग रहा था कि आप एक लाइट को फोटोन के फॉर्म में इमेजिन कर रहे हो, पैकेट्स के फॉर्म में इमेजिन कर रहे हो, बल्कि वो तो एक वेव है, ऐसा दिमाग में था लोगों के। लेकिन और लोगों को लगा क्या पता इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक ऐसे इफेक्ट में इसकी जो थियरी है आइंस्टाइन की वो फिट बैठ गई, क्या पता बाकी कहीं और जगह पे फिट नहीं है, तो कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये डाउट लोगों के दिमाग में था ही। और उसके बाद जो है कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए और उससे जो रिजल्ट निकल के आया उसने आइंस्टाइन की थियरी को और इस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें कॉम्पटन इफेक्ट था, पेयर एनहाइलेशन इफेक्ट था, ऐसे कुछ इफेक्ट्स और सामने नजर आए, जिसमें क्लियर दिख रहा था कि आपका जो लाइट है वो छोटे छोटे फोटॉन्स या फिर पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा था, जिसमें कॉम्पटन इफेक्ट का एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ पता है आपको, कि एक जब लाइट और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ, लाइट और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ, तो इसमें जो इक्वेशन आ रहा था वो इक्वेशन बता रहा था कि इन दोनों का मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ है। अब देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल वैलिड तब होता है, या फिर इसकी बात ही हम तब करते हैं जब दो पार्टिकल आपस में टकराता है और उस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। यहाँ पे दो पार्टिकल थे ही नहीं, यहाँ पे लाइट था और दूसरा क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन था, और इनमें मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ। अगर उस थियरी को हम देखें, आइंस्टाइन की थियरी को, तो यहाँ पे क्लियरली मोमेंटम कंजर्वेशन दिख रहा था। इसका मतलब लाइट के पास भी मोमेंटम है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। बड़ी अजीब बात थी, ये भी डाइजेस्ट करने वाली बात लग नहीं रही थी कि लाइट के पास मास नहीं है पर मोमेंटम है। अब मोमेंटम है, इसका मतलब मोमेंटम पार्टिकल का, मैटर का प्रॉपर्टी होता है, तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी लाइट के पास भी थी, उसका भी मोमेंटम था और कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व हो रहा था, समझे? तो ये भी एक दिखा रहा था कि लाइट पार्टिकल का नेचर शो करता है, पार्टिकल का नेचर शो करता है मतलब उसको आपको फोटॉन्स के फॉर्म में इमेजिन करना पड़ेगा। और किसी एक फोटॉन की एनर्जी आप लोगों को पता है एच न्यू होता है, और न्यू का एक और फॉर्मूला हमको पता चला है सी बाय लैम्डा, तो आप एनर्जी को एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। तो आइंस्टाइन ने कहा कि भाई एक फोटॉन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन वो क्या होगा, E अपॉन सी, उसका जो भी एनर्जी है एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, उसको उसके स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो आपको उसका मोमेंटम मिल जाएगा आइंस्टाइन के इक्वेशन के थ्रू। ये फॉर्मूला सामने नजर आया, P इज इक्वल टू ई बाई सी। याद रखना ये क्या है, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, समझे? तो इस तरीके से ये थियरी जो है वो एस्टैब्लिश हो गई। लेकिन सवाल अब भी यही था कि जो लाइट इंटरफेरेंस दिखा रहा था, डाइफ्रैक्शन दिखा रहा था, वो तो सारा वेव का प्रॉपर्टी है, क्योंकि पार्टिकल्स कभी इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन नहीं दिखा सकते। आपको बता दो इंटरफेरेंस में होता क्या है, तो आपको क्लियर होगा कि क्यों वो पार्टिकल नहीं कर सकता, सिर्फ वेव कर सकता है। अब देखो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अगर मान लो दो होल है, छोटे छोटे होल है, और यहाँ से आपने लाइट के वेव्स डाले, जब लाइट आप डालोगे या कोई भी वेव डालो तो वेव के फॉर्म में बाहर आएगा ऐसे, और जब एक आप स्क्रीन पर देखोगे, जैसे आपने दो सोर्स से लाइट निकाला, तो आप स्क्रीन पे देखोगे कि एक जगह पे पूरी तरह से ब्राइट आपको मिलेगा स्पॉट, उसके जस्ट नीचे में डार्क मिलेगा, और फिर से ब्राइट मिलेगा और फिर डार्क मिलेगा। तो ये ब्राइट डार्क का एक पैटर्न पूरा मिल जाता है आपको। इसका मतलब लाइट यहाँ से निकला है तो कुछ जगह पे जमा हुआ, फिर डार्क हुआ, फिर जमा हुआ, फिर डार्क हुआ। जहां ब्राइट दिखता है वहां हम बोलते हैं कि उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, जहां डार्क वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ये आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, और मैं भी अगर पढ़ाऊंगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे। तो ऐसे ब्राइट डार्क जो है वो सिर्फ तभी हो सकता है जब यहाँ से दो जगह से वेव निकले, तब आपको एक ब्राइट डार्क का पैटर्न मिलेगा।
और इस पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो तुम छोटे छोटे पार्टिकल्स फेंको दोनों होल से तो क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स फेंकोगे दोनों होल से तो बात सिंपल है कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ आके जमा हो जाएगा और ज़्यादातर पार्टिकल्स फिर यहाँ पे भी आके जमा हो जाएगा। तो आपको अगर लाइट पार्टिकल्स होता और मैं फेंकता तो भाई दो होल से दो जगह पे ज़्यादा पार्टिकल्स जमा हो जाते तो आपको यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट दिखता, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट दिखता, और हल्की फुल्की लाइट यहाँ भी ट्रैवल कर सकती थी तो आपको हल्का हल्का लाइट यहाँ पे दिखता। आपका पैटर्न ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे बहुत ब्राइट, यहाँ पे बहुत ब्राइट, और बीच में जो है एकदम हल्की सी लाइट होनी चाहिए थी। अगर वो पार्टिकल होता तो पार्टिकल्स आप फेंकोगे दोनों जगह से तो ऐसे ही हाल होगा। पर हो क्या रहा था? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, और हर ब्राइट की इंटेंसिटी सेम थी। तो ये तो पार्टिकल्स काम नहीं कर सकता, इस तरह का इंटरफेरेंस पार्टिकल नहीं बना सकता। इसके लिए लाइट जो है वो वेव है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ये कंफर्म करती है, समझे? लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो प्लैंक ने बताया था, इन सब से तो ये समझ में आता है कि लाइट वेव नहीं बल्कि फोटोन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। क्योंकि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर एनहाइलेशन और जो आपका प्लैंक का था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारी चीजें जब देखने जाओगे तो लाइट की हरकतें वेव जैसी है नहीं। वेव के नेचर से आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हम नहीं कर पा रहे थे, तभी तो नई थियरी सामने आई। वहां पे हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में है। अब वो पार्टिकल जैसा भी है और वेव जैसा भी दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब ये बात कही गई तो सामने लाया गया तो आइंस्टाइन ने कहा कि देखो, लाइट अपने मर्जी से कभी भी पार्टिकल नेचर दिखाता है और कभी भी वेव नेचर दिखाता है। जब वो इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना कर रहा होता है तो उस समय वो वेव की तरह बिहेव करता है, आप उसे वेव मानो। तब पार्टिकल नेचर की बात नहीं करनी है, फोटोन की बात नहीं करनी है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये जितने भी ये फिनोमिना है, जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर फोटोन की बात नहीं होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके क्या नाम है अपना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर एनाइलेशन इफेक्ट, या फिर कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तब लाइट को एज अ वेव नहीं देखना है, तब वो फोटोन के फॉर्म में ही है ऐसा मान के चलना है। तो यहाँ पे वेव पार्टिकल डुअलिटी आ गई, किसकी? लाइट की। लाइट का डुअल नेचर है, रेडिएशन का डुअल नेचर है, वो रेडिएशन की तरह भी बिहेव कर रहा है और मैटर की तरह भी बिहेव कर रहा है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो उसको डुअल नेचर दे दिया गया। सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से वो दोनों बिहेव कर सकता है। समझ गए? चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एप्लीकेशन भी है, हम उसके थ्रू एक फोटो सेल बनाते हैं। फोटो सेल में देखो हम करते क्या है कि एक इवैक्यूएटेड ग्लास का ट्यूब ले लेते हैं, पूरा अंदर खाली रहेगा ग्लास का ट्यूब, पूरा हवा निकाल देते हैं बाहर, और इसमें क्या करते हैं, कोई एक मेटल लेते हैं, मेटल का एक पूरा सा शीट बना लेते हैं, या फिर कांच के अंदर थोड़ा सा क्या करते हैं उसको यहाँ पे पूरा एक परत चढ़ा देते हैं इस मटेरियल का, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है। तो ये आपका मेटल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ये एज ए कैथोड यूज करेगा, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे आपका एनोड है एक, और यहाँ पे मटेरियल हम यूज कर रहे हैं एनोड, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के से अटैच्ड है और एनोड की तरह काम करेगा यहाँ पे। अब आपको करते क्या है हम लोग यहाँ पे कि जब मान लो यहाँ से लाइट पड़ती है इसके ऊपर, ठीक है, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट यहाँ पे हम डाल देते हैं जिससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट। तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एनोड के पास आता है, सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो होना शुरू होता है। वो कैसे पता चलता है? यहाँ पे हमने माइक्रोमीटर लगा रखा है जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि इसमें करंट आ रहा है। तो लाइट डालोगे तो करंट आएगा, लाइट बंद कर दोगे तो करंट गायब। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करते हैं ये सेल बनाने के लिए, क्योंकि ये लाइट पर काम करता है सेल, इसलिए इसको फोटो सेल बोला जाता है। समझे? लाइट पड़ेगी तो करंट आएगा, लाइट नहीं पड़ेगी तो करंट नहीं आएगा। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इसका यूज बहुत सारी जगहों पे होता है। पहले तो कैमरा में होता है, ठीक है, पॉसिबली मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ शायद उसमें भी फोटो सेल होगा अंदर, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है, लाइट पे डिपेंड करता है इसके अंदर कितना करंट होगा। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा, करंट उतना ही ज़्यादा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं। तो ये आपको मेजर करके बता देता है कि भाई देखो अंदर कितनी लाइट आ रही है कैमरा में। समझे? तो लाइट की इंटेंसिटी को कैप्चर करने के लिए, मेजर करने के लिए अच्छा डिवाइस बन सकता है।
उसके अलावा इसको एज अ काउंटर्स, बर्गलर अलार्म, इन सब में भी यूज़ करते हैं। बर्गलर अलार्म कैसे यूज़ करेंगे, देखो वो क्या करते हैं, दरवाजे, जैसे दरवाज़ा होता है हमारा, उसके जस्ट बाहर एक साइड में हम फोटो सेल लगा देते हैं, उसके दूसरे साइड में लाइट का एक सोर्स लगाते हैं। और लाइट भी कौन सा यूज़ करेंगे, जो दिख ना पाए, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है। अल्ट्रावायलेट लाइट हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो उसके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर, ये आपके इसी सेल पर, और उससे क्या होता है, सेल पे जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ा उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो दरवाजे के पास कोई बीच में उसके थ्रू पास होता है, तो जैसे वो पास होगा वो क्या करेगा, लाइट को ब्लॉक कर देता है। लाइट को ब्लॉक कर देता है, इसका करंट बंद हो जाता है। अब उसमें ऐसा मैकेनिज्म सेट होता है कि जैसे ही करंट बंद हुआ, लाइट ब्लॉक हुआ, ये जोर से इसका अलार्म बजना चालू हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई चोर आता है बीच में दरवाजे के पास, लाइट ब्लॉक करेगा, करंट बंद, जोर से अलार्म बजना चालू हो जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा कि चोर आया है। तो इसको बोलते हैं बर्गलर अलार्म, समझे, इस तरह से यूज होता है। तो चलो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ खत्म। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस की। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, लोगों ने लाइट को बोल दिया कि वो दोनों नेचर है उसके पास, मतलब वो रेडिएशन भी है और मैटर भी है। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना में वो वेव की तरह बिहेव करता है, पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जब बात आती है, कॉम्पटन इफेक्ट की जब बात आती है, तो वो पार्टिकल जैसा बन जाता है, फोटोन जैसा बन जाता है। तो डी ब्रॉगली के पास जब ये बात पहुंची, तो डी ब्रॉगली ने बोला यार ये कांड तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम अच्छा खासा लाइट जो है वो वेव था, उसको तुमने पार्टिकल बना दिया। तो इसने बोला तुमने ऐसा किया है तो मैं भी कुछ करूंगा। इसने बोला कि तुमने अगर लाइट को, जो कि एक वेव था, उसे पार्टिकल बना दिया, तो अब मैं जितने भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, उसको वेव बनाऊंगा। तो उसने बोल लिया कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वेव जैसा है, मतलब ये मार्कर ये वेव है, मैं वेव हूँ, तुम वेव हो, ये कुर्सी रखा है ये वेव है, ये जो पंखा है ये वेव है। तो लोगों ने बोला बड़ी अजीब बात कर रहे हो यार तुम। इस थियरी को बोला जाता है, इसको हाइपोथेसिस बोला जाता है, कि उसकी ऐसी सोच थी, उसने ऐसा बताया कि अगर वेव को तुम पार्टिकल बना रहे हो, पार्टिकल जैसा बना रहे हो ना, फोटोन जैसा, तो मैं पार्टिकल को वेव क्यों ना मानूं, क्यों नेचर ऐसा काम नहीं कर सकता। तुमने जो कांड किया है मैं उसका उल्टा कांड कर रहा हूं, क्यों वो सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जितने भी पार्टिकल्स है इस दुनिया में, जितने भी मैटर है जिनके पास मास होता है, जिसको हम मैटर बोलते हैं, वो भी वेव है और उसके अंदर भी वेव की प्रॉपर्टीज होती है, वैसे ही जैसे वेव के अंदर आपने बताया पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। तो लोगों ने बोला कि एक बात बताओ कि जैसे मान लो वेव के अंदर पार्टिकल की प्रॉपर्टी थी, तो हमने तो बता दिया कि हाँ कॉम्पटन इफेक्ट हो रहा है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्लियरली दिख गया कि एक फोटोन है उसके पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम पार्टिकल का नेचर है। तो भाई फोटोन के पास, लाइट के पास मोमेंटम मिला ना, कैलकुलेट भी किया गया, इसका मोमेंटम होता है E/c, है ना। बाद में हमारे और इसका मोमेंटम कंजर्वेशन भी हुआ, तो यहाँ पे साफ साफ इसका पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी मोमेंटम जो है वो इस फोटोन के पास है, लाइट के पास है। तुम्हारे पार्टिकल के पास वेव की कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ। तो उसने बोला रुको, सब्र करो, थोड़ा ठहरो। और उसने क्या किया, बोला कि रुको अभी मैं निकाल के बताता हूँ। उसने जितने भी पार्टिकल्स थे, जितने भी मैटर थे, उसका वेवलेंथ निकाल दिया। बोला तुमको वेव की प्रॉपर्टी चाहिए ना, वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी होती है, वेव की होती है। उसने पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, इसी इक्वेशन को पलट के निकाला। उसने बोला कि देखो रुको थोड़ा आराम से, टेंशन मत लो, मैं अभी निकाल के बताता हूँ कि पार्टिकल का वेवलेंथ क्या होता है। तो उसने क्या बोला कि देखो तुम बोल रहे हो कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है, फोटॉन्स मोमेंटम P इज इक्वल टू E/c होता है, और E हम लोग को पता है h न्यू नहीं तो hc/लैम्डा होता है। E का वैल्यू या तो h न्यू लिख दो या फिर hc/लैम्डा। तो E इज इक्वल टू hc/लैम्डा अगर मैं यूज करता हूं तो C और C हो जाएगा कैंसिल, hc/लैम्डा नीचे C पहले से ही था, तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन क्या आ गया, h/लैम्डा। ये ध्यान में रखना। एक और फॉर्मूला आ गया लैम्डा के टर्म्स में। लैम्डा देखो वेव की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एक फोटोन है, उस फोटोन में इस साइड में मोमेंटम लिखा हुआ है, मोमेंटम जो कि पार्टिकल नेचर के लिए, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे लैम्डा है जो कि वेव की प्रॉपर्टी है। तो पार्टिकल और वेव दोनों की प्रॉपर्टी मिल गई, P इज इक्वल टू h/लैम्डा।
तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया। एक्चुअली डी ब्रॉगली को डी ब्रॉय बोला जाता है, लेकिन अब मैं डी ब्रॉय नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा अलग लग रहा है स्पेलिंग के हिसाब से, हमको डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली बात करेंगे। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, इस इक्वेशन को पलट दिया। उसने बोला कि देखो वेवलेंथ ऑफ मैटर या फिर एनी पार्टिकल, उसने पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल दिया। उसने क्या किया, फोटोन के इस मोमेंटम वाले इक्वेशन को पलट दिया, लैम्डा को यहाँ ले आया, पी को यहाँ ले आया, बोला कि ये लो h/p, यही होता है आपका वेवलेंथ हर एक पार्टिकल का। अब याद रखना कि मोमेंटम तो होता ही है ना किसी पार्टिकल का, तो अगर मान लो p इज इक्वल टू mv, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/mv। उसने बोला यही मोमेंटम, यही वेवलेंथ होता है किसी भी पार्टिकल का। तो अगर कोई पार्टिकल का मास m है और वो v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो उसके पास वेवलेंथ होगा, इतना वेवलेंथ होगा। ये बड़ा अजीब था डाइजेस्ट करने में। फिर से पार्टिकल है, रुका हुआ तो नहीं बोल सकते, अब यहाँ पे भाग रहा है, तो वो वेव कैसे हो सकता है, वो तो पार्टिकल हुआ ना। पर उसने बोला कि नहीं, उसका वेवलेंथ ये है, और इसको कहा गया डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ। डी ब्रॉगलीस, आई थिंक स्मॉल डी आएगा यहाँ पे, पर ठीक है देख लेना यार, स्मॉल डी लिखते हैं शायद, डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ। मतलब इसने हर एक पार्टिकल को, हर एक मैटर को वेव बोल दिया और उसका वेवलेंथ भी निकाल के रख दिया। उसी इक्वेशन को पलट दिया, फोटोन वाले इक्वेशन को। अब बोला कि अगर फोटोन के पास मोमेंटम हो सकता है तो फिर पार्टिकल के पास वेवलेंथ भी हो सकता है, और ये वेवलेंथ रहा उसका, समझे। तो यहां से आपको वेवलेंथ नजर आ गया, इसको बोला गया डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ। और उसने बोला कि जितने भी पार्टिकल्स है वो एक्चुअली में भागते हुए पार्टिकल्स अपने आप में वेव है, और उस वेव को बोला गया डी ब्रॉगलीस या मैटर वेव्स। पार्टिकल्स से एसोसिएटेड जो भी वेव है उसको बोला गया मैटर वेव्स। तो इसका मतलब अगर ये मार्कर भाग रहा है तो ये मैटर वेव होगा, इससे एसोसिएटेड जो भी वेव होगा वो मैटर वेव होगा। तो ये अपने आप में मैटर वेव है। अगर हम भागने लग जाए तो हम मैटर वेव है। जो भी मैटर है अगर वो भाग रहा है तो वो भी एक वेव जैसा है, उसको मैटर वेव बोला गया, और उसका जो वेवलेंथ निकलेगा वो डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ होगा। तो उसने पार्टिकल को वेव जैसा बता दिया, उसी का एग्जैक्टली उल्टा। अब इसको मैं अलग अलग पार्टिकल्स में हम लोग डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, या चार्ज पार्टिकल नहीं, पहले एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैं उसको ई लिखता हूँ, टेक्स्ट बुक में ई के लिखा हुआ है लेकिन मैं सिंपली ई लिख रहा हूँ, आप समझ जाओ कि ये काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगर मैं ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे m ऊपर m²v² हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2m, m²v² को मैं m इंटू वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। m इंटू वी जो होता है वो मोमेंटम होता है, मोमेंटम m इंटू वी होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, m इंटू वी को p लिख सकते हो, p²/2m। तो आपको यहाँ पे p मिल जाएगा √2, एक सेकेंड, p² इज इक्वल टू 2me, और p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √2me। तो याद रखना मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी E। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में सीधा रिलेशन है, p इज इक्वल टू √2me। सिंपल है, ठीक है। अब यहां से देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर सपोज करो एक पार्टिकल भाग रहा है यहाँ पे, तो उसका हमने यहाँ पे डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ निकाल रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, यहीं पे लिख देते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, p के जगह पे क्या लिख सकते हो, √2me। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ का, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me। अगर सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल है, फॉर अ चार्ज पार्टिकल इन पोटेंशियल V, अगर पोटेंशियल V में कोई चार्ज पार्टिकल भाग रहा है तो वो जो एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू V। ये भी आप ध्यान में रखना। एक चार्ज पार्टिकल, और उसका Q क्या है भाई, चार्ज है। अगर एक चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस V में भाग रहा है
तो पोटेंशियल डिफरेंस V में वो जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो क्या होगा, Q इंटू वी होगा। तो अब आप E की जगह पे Q इंटू वी लिख दोगे तो फॉर चार्ज पार्टिकल डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा क्या हो जाएगा बताओ, h अपॉन रूट ऑफ 2m क्यूब। सिंपल है, राइट। ये चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला हो गया डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का। अगर वो किसी पोटेंशियल में भाग रहा है तो, और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में अगर v है, तो जब उसको क्रॉस करेगा वो तो इतनी एनर्जी गेन कर चुका होगा, काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी। तो बस E की जगह पे क्या आ गया, Q इंटू वी आ गया। अच्छा, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वो अगर भाग रहा है इन पोटेंशियल V, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, Q का वैल्यू जो होता है वो E के बराबर होता है। E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो आप Q की जगह पे E लिख दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन रूट ऑफ 2mEV। ये लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब आप E का वैल्यू जानते हो, M का वैल्यू भी आप जानते हो। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। H का वैल्यू मैंने आपको बताया था, H का वैल्यू जो होता है 6.626 होता है। इसको 6.63 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेटली 6.63 लिखोगे तो भी चलेगा, इंटू 10⁻34 होता है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज अगर आप सपोज करो यहाँ पे डालोगे तो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा का वैल्यू, देखो H का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, उसके बाद रूट ऑफ 2mE सबका वैल्यू डाल दो। अब V तो है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना पोटेंशियल लगाया, V कांस्टेंट नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन को अलग अलग पोटेंशियल में भगा सकते हो, तो V का वैल्यू बार बार चेंज हो सकता है। जब ये सारे वैल्यूज आप डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1.228 इंटू 10⁻⁹ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V मीटर। ये मीटर में आपको आंसर मिल जाएगा। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसका इलेक्ट्रॉन का। अगर वो V पोटेंशियल में भाग रहा है तो उसका इतना वेवलेंथ होगा, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कितने पोटेंशियल में आप उसको भगा रहे हो, ठीक है। 10⁻⁹ मीटर को आप नैनोमीटर भी लिख सकते हो, तो इट विल बी 1.228 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V, सीधा नैनोमीटर भी लिख सकते हैं हम लोग। दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर मान लो पॉइंट शिफ्ट कर दो और इसको 12.28 अपॉन रूट ऑफ V कर दो तो ये एंगस्ट्रॉम यूनिट हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम यूनिट में ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो भाई ये तो सारा वेवलेंथ हो गया। यहाँ पे देखो, पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू p को mv लिखोगे तो mv। अगर एक चार्ज पार्टिकल है, अच्छा p का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स है रूट ऑफ 2me होता है, तो p की जगह पे आप क्या कर सकते हो, रूट ऑफ 2me डाल दोगे तो ये किसी भी पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया। चार्ज पार्टिकल v पोटेंशियल में भाग रहा है तो E की जगह पे q भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो q की जगह पे E आ जाएगा, और सब वैल्यूज डालने के बाद ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू या ये वाला वैल्यू, तीनों एक ही चीज है। ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हो गया। समझ गए चीज। तो फाइनली बच्चों हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से पहले मैं आपको डायफ्रैक्शन बता दूं। डायफ्रैक्शन क्या होता है, देखो जैसे इंटरफेरेंस वेव की प्रॉपर्टी थी, वैसे डायफ्रैक्शन भी एक वेव ही दिखा सकता है, और वो लाइट दिखाता है। जैसे मान लो आप एक सिंगल स्लिट, एक छोटा सा होल यहाँ पे लो और उसके थ्रू लाइट पास करो या कोई भी वेव पास करो, तो होता क्या है, आप स्क्रीन पे देखोगे कि इसके बीचों बीच में एक बड़ा सा ब्राइट स्पॉट आ गया, उसके बाद बहुत ही कम लाइट यहाँ पे पड़ती है, ना के बराबर, आप थोड़ा सा ब्लैक ही समझ सकते हो। उसके बाद फिर से आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी इसकी है, और फिर उसके बाद हल्का हो जाएगा, फिर डार्क हो ब्राइट हो जाएगा, फिर हल्का ब्राइट, और धीरे धीरे इंटेंसिटी खत्म होते जाती है। इस तरह का पैटर्न आपको नज़र आता है, बीच में ब्राइट, उसके बाद अगला वाला पार्ट जो होगा वो एकदम हल्का होगा, डार्क होगा, लगभग डार्क ही होगा, फिर ब्राइट होगा, लेकिन ब्राइट उतना नहीं होगा जितना बीच में था। तो ब्राइट डार्क इसमें भी बन रहा है, इंटरफेरेंस की तरह ही बन रहा है, लेकिन इसमें बस फर्क इतना है कि हर ब्राइट की इंटेंसिटी सेम नहीं है और धीरे धीरे इंटेंसिटी फेड होते जाती है। ये जो आपका पैटर्न है इसको डायफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। डायफ्रैक्शन पैटर्न भी वेव ही दिखा सकता है, क्योंकि देखो अगर और ये सिंगल स्लिट के थ्रू हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो सिंगल स्लिट में मैं पार्टिकल्स फेंकूं तो पार्टिकल्स ऐसा पैटर्न नहीं दिखाएगा। पार्टिकल्स का पैटर्न क्या होगा कि बीचों बीच बहुत सारा आपका जो है वो पार्टिकल जमा हो जाएगा,
और साइड में एकदम कम ही होता जाएगा, वो ये एकदम कम ही होता जाएगा। ये पैटर्न पार्टिकल का होगा। तो लाइट अगर पार्टिकल होता तो कुछ ऐसा दिखाता कि बीच में एकदम ब्राइट स्पॉट और कंटिन्यूसली आपका जो लाइट है वो कम होता जाता, पर वो ऐसा नहीं दिखाता, ऐसा दिखाता है। और ये एक वेव ही ऐसा पैटर्न दिखा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो डाइफ्रैक्शन, अगर कोई चीज़ डाइफ्रैक्शन दिखा रहा है इसका मतलब वो एक वेव है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे डी ब्रॉगली ने बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत अजीब बात कही थी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर भी वेव का नेचर होता है। अगर कोई पार्टिकल भाग रहा है तो उसके पास वेव का नेचर होता है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि भाई डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस सच में उसके अंदर कुछ ढंग की बात है या फिर ऐसे ही बोल दिया गया है, तो यहाँ पे डेविसन और जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में देखो इलेक्ट्रॉन्स का गन यूज़ किया गया। इलेक्ट्रॉन्स गन कैसे बनाए थे हम लोग, यहाँ पे एक फिलामेंट लेते टंगस्टन का और उसको ज़बरदस्त, इसको एक पर्टिकुलर बैटरी लगा के पोटेंशियल पे हीट करते हैं। टंगस्टन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और हीट करने पर गर्म की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन्स पट से यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की लाइन से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉन की गोलियां बरसा रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर इस पोटेंशियल पे इसको बैटरी लगा के इसका इलेक्ट्रॉन गन बना दो, इसको हीट कर दो, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्सेलरेट करना है और जोर से भगाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनोड यूज कर लेते हैं, उसमें होल करते हैं, बीच में होल कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ निकल जाए, और इसलिए इसको कोलिमेटिंग एनोड बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, देखो हाई पोटेंशियल पे दोनों पॉइंट को अटैच कर देते हैं, इसको एकदम हाई पॉजिटिव कर देते हैं। हाई लेवल पे पॉजिटिव अगर इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे डाल दोगे तो खूब जोर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के भगाएगा। होल रहता है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स आता है खींच के और सीधा आगे निकल जाता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम बन जाता है ये आगे जाता है। यहाँ पे होता है क्रिस्टल, निकल का क्रिस्टल हम लोग यूज करते हैं। निकल के क्रिस्टल से वो टकराता है और ऐसा हम बोलते हैं कि इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब डाइफ्रैक्शन सच में हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ से टकराने के बाद वो हर डायरेक्शन में क्या होगा, भागेगा, स्कैटर होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ से टकराएगा बीम और हर डायरेक्शन में स्कैटर होगा, तो उसको पता करने के लिए कि कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ है, हम यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर लगाते हैं। ये आपका डिटेक्टर है और ये स्केल है। स्केल आपको बताएगा कि भाई कितने एंगल पे आपका जो है, देखो हम यहाँ पे अगर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो ये एंगल हमको मिल जाएगा। तो इस पे हम क्या करते हैं, इसको डिटेक्टर को मूव करते हैं। बाद में डिटेक्टर के थ्रू गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहता है। गैल्वेनोमीटर में करंट ज़्यादा दिखा है, इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ पे करंट ज़्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आया है। अगर इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और गैल्वेनोमीटर में करंट कम दिखा रहा है, इसका मतलब इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन कम आया है। तो इस डिटेक्टर को अलग अलग एंगल पे रखा गया। ये आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पे, जो इंसिडेंट बीम है और डाइफ्रैक्टेड बीम है उसके बीच में आपका ये एंगल बन रहा है। तो डाइफ्रैक्टेड इंसिडेंट बीम के बीच में एंगल, ये अलग अलग एंगल पे इसको रखा गया। इनफैक्ट अलग अलग पोटेंशियल पे भी भी चेंज किया गया। अलग अलग पोटेंशियल पे भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को भेजा गया। अलग अलग पोटेंशियल पे अलग अलग एंगल पे रख के देखा गया। तो इनको ये पता चला कि भाई देखो अलग अलग एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो अलग अलग है। खैर ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि इसमें जो आपका पैटर्न नज़र आया वो पैटर्न एक्चुअली डाइफ्रैक्शन की तरह ही नज़र आया था कि भाई इसकी जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस तरीके से कम हो रही थी कि एक स्पॉट पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। पर ये पार्टिकल्स इसका ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें तो चलो हम मान सकते हैं कि एक जगह ज़्यादा है तो उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। ये वैसा ही इसका पैटर्न नज़र आ रहा था जैसा लाइट के डाइफ्रैक्शन का पैटर्न नज़र आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा लगा अजीब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा था। डाइफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखा रहा था। और ये सबसे बड़ा सपोर्ट था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के लिए कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन करवा दिया जो कि वेव की प्रॉपर्टी है, और साफ साफ यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन हो रहा है निकल क्रिस्टल के थ्रू। समझे? उतना ही नहीं, अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका इस एक्सपेरिमेंट का डाइफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू इन्होंने क्या किया, इसका वेवलेंथ निकाला और इसका वेवलेंथ इनको 0.165 नैनोमीटर मिला। 0.165 नैनोमीटर। चलो ठीक है।
और दूसरी बात, ये जो पीक नजर आ रहा था ना, जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा था, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनको 50 डिग्री एंगल पे नजर आ रहा था। और जब आपका पोटेंशियल 54 वोल्ट था, 54 ना, हाँ 54 वोल्ट जब किया था और 50 डिग्री का एंगल किया था, इस पे सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहा था। आपका जो पीक है वो इस वैल्यू पे आया था। तो अब यहां से इन्होंने क्या किया, इसका वेवलेंथ निकाला। अब वेवलेंथ देखो, ये वेवलेंथ तो चलो डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट से निकला 0.165 नैनोमीटर, इसका एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला से आपको निकाल दिया। अब डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला दिया था, याद करो, डी ब्रॉगली का लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा था। डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से 1.228 इंटू रूट अपॉन रूट ऑफ वी नैनोमीटर, ये याद है कि नहीं याद है? ये फॉर्मूला लिखाया था लास्ट में, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली ने ये फॉर्मूला दिया था। तो इस फॉर्मूला में जब v का वैल्यू 54 रखा गया, 1.228 अपॉन रूट ऑफ 54, जब इसको सॉल्व किया तो 0.167 नैनोमीटर आया। मतलब डी ब्रॉगली के हिसाब से 0.167 नैनोमीटर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, अगर 54 वोल्ट से हम भगा रहे हैं तो। एक्सपेरिमेंटली जब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ देखा गया तो 0.165 आया डेविसन और जर्मन के एक्सपेरिमेंट से, और दोनों लगभग मैच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। इसका मतलब डेविसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट जो था वो हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है उसको सपोर्ट कर रहा था हर तरीके से। और यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को अब सीरियसली लिया गया। अब सीरियसली लिया गया तो लोगों ने बोला यार यहाँ पे तो अब जितने पार्टिकल्स हैं ये भी अब वेव नेचर दिखा रहा है। इसका मतलब फाइनली क्या हुआ कि रेडिएशन और मैटर, वेव और पार्टिकल, रेडिएशन और मैटर, मैटर को तुम क्या बोलोगे, पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, और रेडिएशन को तुम क्या बोल सकते हो, वेव्स भी बोल सकते हो। इसका मतलब दुनिया में जो वेव्स है उसके पास पार्टिकल का नेचर भी है, और जो पार्टिकल्स है अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन जैसे, उनके पास वेव का नेचर भी है। तो इसी को बोला जाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। मतलब वेव पार्टिकल भी है, पार्टिकल वेव भी है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उसका नेचर जरूर होता है। तो वेव के पास पार्टिकल का भी नेचर कहीं ना कहीं होगा। ये हमको दिखा लाइट में, लाइट के पास फोटोन जैसा, पार्टिकल जैसा नेचर था, और पार्टिकल के अंदर वेव का नेचर भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास वेव का नेचर भी दिखा क्योंकि वो डाइफ्रैक्शन भी करता है। देखो इलेक्ट्रॉन को तुम पूरी तरह से वेव नहीं बोल सकते, उसके पास मास होता है, मोमेंटम होता है, वो तो पार्टिकल है, उसके पास वेव का नेचर है। लाइट को तुम, रेडिएशन को पार्टिकल्स नहीं बोल सकते, लाइट को तुम पार्टिकल्स नहीं बोल सकते हो क्योंकि उसके पास मास नहीं होता है, पर उसके पास पार्टिकल का नेचर है क्योंकि वो फोटॉन्स के तरह, इस तरीके से डिस्क्रीट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। तो वेव के पास पार्टिकल का नेचर, पार्टिकल के पास वेव का नेचर आपको हर जगह मिल जाएगा, और यही कहलाता है आपका वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।